नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पहली बात तो नेट आपका क्यों यूज में आता है, पहले वो आप देखो। नेट इतना कोई ये नहीं बोलता नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका जनरल नेमिंग नेट ही रहता है। जैसे एक्सेस लिस्ट को टिपिकली एसीएल ही बोलते हैं, एसीएल नेट। ठीक है, तो नेटिंग का जो मेन काम क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में कैटेगराइज किए गए हैं। क्योंकि अगर वो ये काम ना करते, अगर वो ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का काम ना करते, तो उस केस में आप IPv4 एड्रेसेस थे वो आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाते, बहुत जल्दी आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब जो आईएनए वाले थे, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी आईएनए वाले थे, इन्होंने क्या किया, जो आईपी एड्रेस था इस आईपी एड्रेस की दो कैटेगरी निकाल दी। उन्होंने कहा कि कुछ आईपी एड्रेसेस आपके पब्लिक आईपी कहे जाते हैं और कुछ आईपी एड्रेसेस आपके प्राइवेट आईपी कहे जाते हैं। पब्लिक आईपीज आपके वो आईपी एड्रेसेस होते हैं जो आपके इंटरनेट से एक्सेसिबल है। मतलब आपको अगर इंटरनेट पे किसी भी सर्वर को, किसी भी रिसोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके मशीन पे एक पब्लिक आईपी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आईपी ही आपके वो आईपीज हैं जो पब्लिक आईपीज आपके इंटरनेट पे आपको कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करते हैं। एवरीवन हु वांट्स टू कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट शुड हैव अ ग्लोबल यूनिक आईपी। क्योंकि इंटरनेट एक नेटवर्क है, घूम फिर के अगर आप सोच लो तो इंटरनेट आपका एक नेटवर्क है जहाँ पे आपके अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग कनेक्टेड हैं। अब किन्हीं भी दो लोगों का आईपी अगर सेम हो गया तो कम्युनिकेशन होने में दिक्कत होगी। तो एक पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट में, एक पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किन्हीं भी दो मशीन का आईपी सेम ना हो, क्योंकि किन्हीं भी दो मशीन का अगर सेम आईपी हो गया तो आपस में वो बात नहीं कर पाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब भी हम एक पब्लिक नेटवर्क में बात करते हैं, पब्लिक नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग एंड एवरीथिंग की जब हम बात करते हैं, तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आपका आईपी एड्रेसेस आपकी यूनिक हैं, हम खुद आईपी नहीं देते, हम जाते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास, सर्विस प्रोवाइडर से पब्लिक आईपी लेके आते हैं और ये गारंटी होती है कि वो पब्लिक आईपी किसी दूसरी कंपनी के पब्लिक आईपी से अलग होगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर का काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना। तो पब्लिक आईपीज आपके वो आईपीज होते हैं जो इजिली एक्सेसिबल हैं वाया इंटरनेट। जिसको भी इंटरनेट चलाना है, जिसको भी इंटरनेट से कम्युनिकेशन करना है, उसकी मशीन पे पब्लिक आईपी होना चाहिए। आईएसपी मेंटेन करता है पब्लिक आईपी को अपने राउटिंग टेबल में। मतलब इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वोडाफोन आइडिया या जियो या एयरटेल, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, इनकी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग राउटर लगे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रखा होगा, टोपोलॉजी बना रखी होगी, कैसे भी कर ले, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बात यह है कि ये पब्लिक आईपीज के लिए आप राउटिंग कराते हैं कि अच्छा ये पब्लिक आईपी इस कस्टमर को बिलोंग करता है, ये पब्लिक आईपी इस कस्टमर को बिलोंग करता है, ये पब्लिक आईपी इस कस्टमर को बिलोंग करता है, ये पब्लिक आईपी इस कस्टमर को बिलोंग करता है। और इन आईपीज के लिए वो अपने नेटवर्क में राउटिंग करवा देते हैं। तो किसी को पहले इस कस्टमर पे जाना है तो ट्रैफिक इस कस्टमर की तरफ ही आएगा, किसी को यहाँ जाना है तो इसकी तरफ ही आएगा, क्योंकि राउटिंग हो चुकी होती है। जो काम हमने अपने फॉर एग्जांपल ओएसपीएफ की लैब में किया, जो काम हमने अपने स्टैटिक राउटिंग में अपने प्राइवेट नेटवर्क में किया, वही काम आपका सर्विस प्रोवाइडर एक बड़े ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क में करता है। घूम फिर के है तो आईपी ही ना, चाहे पब्लिक बोल लो चाहे प्राइवेट बोल लो, है तो आईपी। अल्टीमेटली आपको करवानी तो राउटिंग ही है ना, अल्टीमेटली आपको आईपी हर एक राउटर पे अवेलेबल करवाने हैं, आपको हर एक राउटर पे आईपी रीचेबल करवाना है। अब उसके लिए चाहे आप ओएसपीएफ यूज कर लो, चाहे आप ईआईजीआरपी यूज कर लो, चाहे आप रिप यूज कर लो, चाहे स्टैटिक राउटिंग यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। प्रोवाइडर वाले क्या करते हैं, बीजीपी यूज करते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, क्योंकि तब हम बात कर रहे होते हैं लाखों में राउट्स की। मतलब 8 लाख राउट तो मैंने आपको दिखाए थे, 8 लाख 9 लाख राउट्स आपके थे जो इंटरनेट की राउटिंग टेबल में है। तो बीजीपी जैसा प्रोटोकॉल वो लोग यूज करते हैं, करें, हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि आईएसपी की जो राउटिंग टेबल होती है वहां पे केवल पब्लिक आईपी होते हैं। मेन बात ये है, आईएसपी की राउटिंग टेबल में कोई प्राइवेट आईपी नहीं होता। इसीलिए अगर आप कभी ट्रैफिक भेजते हो जिसका डेस्टिनेशन आईपी प्राइवेट आईपी है, तो ट्रैफिक आपके इंटरनेट से होकर नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेट की राउटिंग टेबल में राउट ही नहीं है। इंटरनेट की राउटिंग टेबल जो आपके पास है, इंटरनेट की राउटिंग टेबल में केवल पब्लिक आईपीज के लिए राउटिंग की जाती है, प्राइवेट आईपीज के लिए राउटिंग की ही नहीं जाती। तो अगर आप अपने पीसी से बैठ के किसी सर्वर को एक्सेस करते हो, आपका आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी है, 192.168.10.99। कहां जा रहे हो, 8.8.8 पे जा रहे हो, पब्लिक आईपी है, गूगल का सर्वर है। आपने
पैकेट अपने एंड से सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया, सर्विस प्रोवाइडर ने पैकेट गूगल के सर्वर तक भेज दिया, भेज देगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि डेस्टिनेशन आईपी अगर आपका एक पब्लिक आईपी है तो इंटरनेट राउटिंग टेबल में वहां तक जाने का राउट होगा, तो राउट है, राउट हो गया, पैकेट जैसे भी गया हमें फर्क नहीं पड़ता, राउटिंग होके पैकेट चला गया। लेकिन जब पैकेट का रिप्लाई आएगा तब गड़बड़ हो जाएगी। जब आपने पैकेट भेजा तो आपका आईपी क्या था, सोर्स आईपी, ये 8.8.8 क्या था आपका डेस्टिनेशन आईपी। पैकेट यहां पहुंच गया, आपको याद होना चाहिए कि राउटर हमेशा कौन से आईपी के बेसिस पे पैकेट को फॉरवर्ड करता है, डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे पैकेट को फॉरवर्ड करता है। तो यहां राउटर पे पैकेट मिला, डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8, राउटिंग टेबल में राउट था, पैकेट आगे भेज दिया गया। यहां पैकेट मिला, डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8, राउटिंग टेबल में राउट था, पैकेट आगे भेज दिया गया। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8, राउटिंग टेबल में राउट था, पैकेट आगे भेज दिया गया, पैकेट आगे भेज दिया गया, पैकेट सर्वर तक पहुंच गया। लेकिन जब पैकेट वापस आएगा तो पैकेट का सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, 8.8.8.8, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, 192.168.10.90। अब जब पैकेट इस राउटर पे आया, राउटर ने पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी लुक किया, डेस्टिनेशन आईपी एक प्राइवेट आईपी है और प्राइवेट आईपी तक जाने की कोई भी राउट हमारे राउटिंग टेबल में इंटरनेट पे नहीं होता, तो पैकेट यहीं पे वापस आने वाला पैकेट ड्रॉप हो जाएगा और आपको कभी वेबसाइट यहाँ पे नहीं खुलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन में मतलब इसीलिए आपसे ये पॉइंट मेंशन करता है कि एनी डिवाइस जिसको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है उनको पब्लिक आईपी यूज करने चाहिए, क्योंकि पब्लिक आईपी ही आपके इंटरनेट से राउटेबल होते हैं। तो प्राइवेट आईपी फिर बनाया क्यों गए? प्राइवेट आईपी इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर आपको इंटरनेट पे जाना ही नहीं है, आपकी कंपनी का नेटवर्क है, डेटा सेंटर है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, ब्रांचेस हैं, सब आपको आपस में अंदर ही अंदर कम्युनिकेट करना है, तो पब्लिक आईपी लेके करोगे क्या? तो प्राइवेट आईपीज बनाए ही इसलिए गए थे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज किए जा सके। प्राइवेट आईपीज आपके वो एड्रेसेस होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके यूटिलाइज किए जा सके। नॉट एवरीवन नीड्स अ ग्लोबल यूनिक आईपी इफ दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट जा ही नहीं रहे हो तो आप पब्लिक आईपी लेके करोगे क्या? आप प्राइवेट आईपी से काम चलाओ, और ना ही प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट की राउटिंग टेबल में जाती है। कहता है कि अगर एक पैकेट रिसीव होता है इंटरनेट पे जिसका डेस्टिनेशन आईपी एक प्राइवेट आईपी है, तो पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट राउटर्स पे प्राइवेट आईपी तक जाने का कोई राउट अवेलेबल नहीं होता। तो ये प्राइवेट आईपी की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम बात कर चुके थे पीछे, अब थोड़ा बेटर समझ में आएगा क्योंकि हमने राउटिंग कवर कर लिया। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी क्यों बनाए गए थे? ताकि हमारी जो आईपी की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ IPv4 एड्रेसेस होते हैं। 32 बिट का IPv4 एड्रेस स्पेस होता है। टोटल नंबर ऑफ आईपी जो हमारे पास निकल के आते हैं 2⁻32। इसमें भी आपने याद करो कि क्लास डी रिजल्ट है, क्लास ई रिजल्ट है, 127 रिजल्ट है, 0 रिजल्ट है। उसके बाद आप याद करो, हर एक रेंज का पहला आईपी यूज नहीं कर सकते, हर एक रेंज का लास्ट आईपी यूज नहीं कर सकते। एक को नेटवर्क आईडी बोलते हो, एक को ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हो, ठीक है। एक 169 की रेंज होती है, वो भी यूज नहीं करते। 169 की रेंज DHCP फेल होता है तो एपीपा वाली होती है, उसको भी यूज नहीं करते। मतलब आपको आप देखोगे कि अगर आप उन सभी आईपीज को निकाल दो जो रिजल्ट है या जो यूज नहीं किए जा सकते, तो इन 4.2 बिलियन आईपी में से कुछ मिलियंस ऑफ आईपी ही हमें कुल मिला के मिलते हैं। अगर हम सारे आईपीज निकाल दें जो आईपीज हम यूज नहीं कर सकते, तो इन बिलियंस आईपीज में से केवल कुछ मिलियंस आईपी ही ऐसे होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और मिलियंस आईपी को खत्म होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, मिलियंस आईपी को खत्म होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से नेटवर्क बढ़ रहा था 1980s 85 90s 95 के आसपास, जैसे जैसे नेट मानते हुए चलो कि 80s में सब स्टार्ट हुआ, 1980s में सब स्टार्ट हुआ, 5-10 साल में उनको लग गया कि भाई जिस रेट से आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, नेटवर्क की ग्रोथ हो रही है, IP4 एड्रेसेस तो चले जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकाला उन्होंने, सबनेटिंग। ये काम करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 10 का है तो /8 दे दें, 11 का है तो /8 दे दें, 172 है तो /16 दे दें, ऐसा नहीं करेंगे। काम करते हैं, सबनेटिंग कर लेते हैं। क्लास A का IP /29 पे, क्लास A का IP /28 पे, टोटल 16 आईपीज मिल गए, 14 यूज कर लो, सब सबनेटिंग अपडेटिंग आपको बता दी गई।
तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकाला सबनेटिंग, आईपी की वेस्टेज भी कम हुई, जहां जितने आईपी की रिक्वायरमेंट थी उतने ही आईपी हमें लगे, बाकी सारे आईपीज आपके बचे रहे, वो सबनेटिंग करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, सबनेटिंग कर करके आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आईपी देते चले गए। बट फिर भी कितनी ही सबनेटिंग कर लोगे, कितना ही आप सबनेटिंग कर लोगे, स्पेस तो उतना ही है, 4.2 बिलियन ही है। अरे आप ऐसे कर लो, ये आपका एक सेकंड फ्लोर है, अब इसमें चाहे आप 4 पार्टीशन कर लो, चाहे आप 40 पार्टीशन कर लो, जगह तो उतनी ही है घूम फिर के, ओवरऑल आईपीस तो आपकी उतनी ही है, आप कितनी भी सबनेटिंग कर लो। और आप सोचो जब आप सबनेटिंग करते हो तो उसमें भी एक दिक्कत है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसमें 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 ना, इसमें रेंज कितनी बड़ी है, इसकी रेंज क्या होती है 10,000 से लेके 10.255.255.255 की, ठीक है। अब इसमें कितने आईपी आप यूज नहीं कर सकते, 2 आईपी आप यूज नहीं कर सकते, पहला आईपी यूज नहीं कर सकते और लास्ट आईपी यूज नहीं कर सकते। अब आप ये बताओ, अगर आप इसके सबनेट बनाओगे, मान लो आप इसको /24 पे ब्रेक करते हो, तो हर एक सबनेट का पहला आईपी और आखिरी आईपी आप यूज नहीं कर सकते। जैसे ये 24 कर दिया हमने, तो 10.0.0.0 यूज नहीं कर सकते, 10.0.0.255 यूज नहीं कर सकते, फिर 10.0.1.0 यूज नहीं कर सकते, 1.255 यूज नहीं कर सकते। मतलब आप सबनेटिंग करते जाओगे तो 2 आईपीस तो आप और हटाते रहो, रूल है। तो नो डाउट फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि सबनेटिंग करने से ठीक है, आईपी की वेस्टेज कम हो जाती है, ठीक है, मतलब जहां जितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है आप उतने ही आईपी दो, बाकी छोड़ दो, दूसरे डिपार्टमेंट दो, सब ठीक है। बट घूम फिर के आईपी का स्पेस तो उतना ही है, आप कितनी भी सबनेटिंग कर लो, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था। जब उनको लगा कि सबनेटिंग से काम ज्यादा होगा नहीं, तो उन्होंने एक और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकाला, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, कंपनी के अंदर आपको डेटा एक्सचेंज करना है डिवाइसेस के बीच में, राउटिंग करनी है, कुछ भी करना है, हम आपको रेंज दिए देते हैं, ये रही वो रेंज, इनमें से यूज कर लो। तो क्लास ए का प्राइवेट आईपी, क्लास बी का प्राइवेट आईपी, क्लास सी का प्राइवेट आईपी 10/8, 172.16/12 और 192.168/16, ये रेंज रिजर्व कर दी गई प्राइवेट यूज के लिए, कि भाई अगर आपको अपने कंपनी के अंदर राउटिंग करवानी है, कंपनी के अंदर में आपकी 1000 डिवाइसेस लगी हुई है, हर एक डिवाइस को आपको आईपी देना है, आप इस प्राइवेट रेंज का आईपी यूज करो। आपकी कंपनी में जो प्राइवेट रेंज का आईपी चल रहा है, आपकी कंपनी में हो सकता है कि 10 का नेटवर्क चल रहा है, और यही 10 का नेटवर्क कहां चल रहा है, आपके दूसरी कंपनी में चल रहा है, चल सकता है तीसरी कंपनी में भी आपके 10 के नेटवर्क का ही आईपी चल रहा है, चल सकता है। प्राइवेट आईपी का मतलब ये है कि आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं उनका सिग्निफिकेंस केवल आपके प्राइवेट नेटवर्क में है, उनका सिग्निफिकेंस बाहर नहीं है। प्राइवेट का मतलब ही वो है, प्राइवेट। लेकिन अगर आप प्राइवेट आईपी अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपने लैन में, अगर आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आप प्राइवेट आईपी यूज करते हो, आप अंदर ही अंदर तो कम्युनिकेट कर पाओगे, बट आप वैन यानी कि इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन थी। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अगर आपको पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आपको अपने पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो ये जो कंपनी का जो राउटर है, आपके जो एज राउटर है कंपनी का, ये जो एज राउटर है कंपनी का, ये जो एज राउटर है कंपनी का, इस राउटर पे आप जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लोगे, जब आईएसपी से कनेक्शन लोगे, तो एक पब्लिक आईपी मिलेगा। यहाँ पे जब आप कनेक्शन लोगे तो एक पब्लिक आईपी मिलेगा, यहाँ पे जब आप कनेक्शन लोगे तो आपको एक पब्लिक आईपी मिल जाएगा। आप एक काम करो, अपनी कंपनी के 1000 लोगों का जो डेटा है वो इसी पब्लिक आईपी को यूज करते हुए आप आगे भेज दो। आप अपनी कंपनी के जो 2000 लोग हैं, इनका जो डेटा है वो इसी पब्लिक आईपी को यूज करते हुए आप इंटरनेट पे भेज दो। कंपनी के अंदर आपके 5000 लोग लगे हुए हैं, 5000 आपकी डिवाइसेस एंड एवरीथिंग है, सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल, पीसीज, डेस्कटॉप्स, एवरीथिंग सब है। इन 5000 लोगों को अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमें 5000 पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, केवल एक पब्लिक आईपी जो कि आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। इस पब्लिक आईपी की हेल्प से आप इन 5000 लोगों को इंटरनेट दे दो। तो जहां पहले हमें 1000 2000 पब्लिक आईपी चाहिए थे, अब केवल एक पब्लिक आईपी में काम हो जाएगा। तो मतलब जहां हमें टोटल लगभग
8000 आईपी चाहिए थे, अब हमें केवल 3 आईपी चाहिए। अब आईपी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी, मतलब बहुत बहुत आप देखोगे कि जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑल बहुत मतलब कंपैरेटिव टू अगर हम डायरेक्टली पब्लिक आईपी यूज कर रहे होते तो आपकी जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है आईपीज की, बहुत ज्यादा आईपीज आपको चाहिए होते, बट आपकी वो रिक्वायरमेंट अब केवल 3 आईपी पे लिमिट होकर रहेगी। मतलब कहता है कि जब प्राइवेट यूजर ट्रैफिक भेजेगा, चाहे 1000 में से कोई भी प्राइवेट यूजर ट्रैफिक भेज रहा है, जब ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा तो जो आईपी एड्रेस होगा वो ये आईपी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो आईपी कौन सा होगा, ये पब्लिक आईपी जो आपको ऑलरेडी सब प्रोवाइडर ने दिया हुआ है। तो प्राइवेट आईपीज की जब आप बात करते हो तो आपके प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज होते हैं, बट वो पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट पे अलाउड नहीं है। तो अगर आपको प्राइवेट आईपी को यूज करते हुए पब्लिक नेटवर्क पे जाना है तो आपको अपने इस कंपनी के राउटर पे, कंपनी के एज राउटर पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो when we use private IPs in our LAN and we translate those IPs with the help of a concept called network address translation यानी कि NAT। NAT आपकी वो फैसिलिटी है, NAT आपका वो कॉन्सेप्ट है जो आपको अलाउ करता है कि आप का खुद का आईपी तो प्राइवेट है बट आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। और ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, मैं भी लैन से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा मेरा ईथरनेट एडाप्टर। अगर आप नोटिस करो, इस ईथरनेट एडाप्टर की अगर आप ध्यान से, अगर आप इस ईथरनेट एडाप्टर पे अगर आप जो है, देखो मैं लैन से कनेक्टेड हूँ, लैन केबल लगा के, तो अगर आप इस ईथरनेट एडाप्टर पे ध्यान से जरा आईपी एड्रेस देखो, तो इसका आईपी एड्रेस है 192.168.155। गेटवे क्या है? 192.168.100। गेटवे का क्या मतलब होता है? गेटवे का मतलब होता है कि अगर आपको 192.168.100 का नेटवर्क छोड़ के कहीं जाना है तो कहाँ चले जाओ? अपने गेटवे पे चले जाओ। अरे 192.168.100 हमारा लैन हो गया, लैन में आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, बट इसके बाहर जाना है तो आपको अपने गेटवे पे जाना है। तो ये हमारा 192.168.100 का नेटवर्क चल रहा है। अब आप सोचो 192.168.100 एक प्राइवेट आईपी, आप रेंज कंपेयर करो, आप रेंज चेक करो, अगर आप रेंज देखते हो तो 192.168.100 एक प्राइवेट आईपी रेंज के अंदर में आता है। ये रही, मतलब हमने अपने लैन में, हमने अपने कंपनी के अंदर अंदर 192.168 मतलब क्लास सी का प्राइवेट आईपी यूज किया है। मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करूं अगर वाईफाई से, तो मुझे मेरे मोबाइल पे भी 192.168.100 का ही आईपी मिलेगा, वो प्राइवेट है। और दोनों लोग जब आपके इंटरनेट एक्सेस करने की बात करते हैं तो दोनों लोग जब इंटरनेट पे जाते हैं तो दोनों लोगों का पब्लिक आईपी सेम रहता है। मतलब दोनों ही लोग, जब आपके इंटरनेट पे जो दोनों लोग हैं, जब मेरा लैपटॉप और जब मेरा मोबाइल, टैबलेट या कोई भी डिवाइस जब आपके इंटरनेट पे रीच करेगी तो उन सभी डिवाइसेस का प्राइवेट आईपी तो अलग अलग है बट उनका पब्लिक आईपी आपको सेम दिखाई देगा। तो कुछ कनेक्शन इस तरीके से हो गए। हमने फॉर एग्जांपल यू ब्रॉडबैंड से हमने कनेक्शन लिया, ये रहा यू ब्रॉडबैंड। ये लोग आए, इन्होंने क्या किया, हमारे कंपनी के राउटर पे कनेक्शन दे दिया, यहाँ इन्होंने दे दिया हमें पब्लिक आईपी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ लोगों को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों को हमने क्या किया, स्विच लगाया यहाँ से, स्विच लगा के कुछ लोगों को हमने क्या दे दिया, लैन दे दिया। और ये पूरा कौन सा नेटवर्क चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपके 192.168.100 का नेटवर्क चल रहा है। तो अगर इनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो आपका 192.168.100, हमारा राउटर डीएचसीपी सर्वर है, हमारा ये राउटर ही डीएचसीपी सर्वर है। तो वाईफाई वायरलेस के थ्रू लोगों को आईपी दे देता है और आपके लैन पीसी इसके थ्रू भी आईपी दे देता है। तो हमारा पीसी ही डीएचसीपी सर्वर है, सॉरी राउटर ही डीएचसीपी सर्वर है, राउटर आपके आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो आप नोटिस करो, अगर आपको चेक करना है कि आपका पब्लिक आईपी क्या है, तो आपको पहले ही बताया था, फिर से याद दिला दूं, व्हाट इज माई आईपी करके एक वेबसाइट होती है। आप व्हाट इज माई आईपी पे जाके आप चेक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपका पब्लिक आईपी क्या है। ये आपका वो पब्लिक आईपी है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेम अगर मैं व्हाट इज माई आईपी जाके, सेम अगर जाके मैं अपने मोबाइल पे भी चेक करूंगा तो मेरा जो सेम पब्लिक आईपी रहेगा वो पब्लिक आईपी सेम ही दिखाई देगा, ठीक है। 182.68.80.191 मतलब मेरे मोबाइल
मेरे कंपनी के वाईफाई से कनेक्टेड है, वहां से 100 का आईपी मिल गया, लेकिन जब इंटरनेट पे जाने की बात होती है तो मेरा सेम पब्लिक आईपी मोबाइल पे, सेम पब्लिक आईपी अगर हम बात करें आपका लैन के किसी भी डिवाइस के लिए सेम पब्लिक आईपी यूज होता है। तो मेरी कंपनी में अगर 1000 लोग भी होंगे अंदर अंदर, अगर मेरी कंपनी में इंटरनली 1000 लोग भी होंगे, तो सबको अलग अलग पब्लिक आईपी देने की जरूरत नहीं है। उनका ट्रैफिक एक पब्लिक आईपी को यूज करता हुआ इंटरनेट पे जा सकता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक फैसिलिटी नैट हमें इस काम के लिए, इस बात के लिए अलाउ करती है। नैट जो आपका फंक्शन है, नैट जो आपकी फैसिलिटी है, वो आपको अलाउ करती है कि आप प्राइवेट लैन में प्राइवेट आईपी रखो, और जब इंटरनेट जाना हो तो आप एक पब्लिक आईपी को यूज करते हुए जा सकते हैं। तो नैट का काम है ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस। अब नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस मतलब नेटवर्क लेयर का एड्रेस, नेटवर्क लेयर पे क्या एड्रेस चलता है? आईपी। तो कुल मिला के नेट का काम क्या है? आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करना। कैसे? पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक। अरे जब अंदर से बाहर जाएगा तो प्राइवेट से पब्लिक ट्रांसलेट होएगा, और जब वापस आएगा तो उल्टा भी तो ट्रांसलेट होगा, पब्लिक से प्राइवेट भी ट्रांसलेट होगा। तो दोनों काम करने का काम, दोनों प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट, दोनों ट्रांसलेशन का काम आपके नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि नेट का रहता है। अब नेट की क्या रिक्वायरमेंट है? एज्यूम दैट अ कंपनी हैज अ प्राइवेट आईपी हियर, 192.168.0 की रेंज का प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं इंटरनल नेटवर्क में। अब इन डिवाइसेस को इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है। अगर इन डिवाइसेस को इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो हर एक डिवाइस के पास एक पब्लिक आईपी होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास पब्लिक आईपी नहीं है तो जब ये पैकेट भेजेंगी तो इनका सोर्स आईपी क्या होगा? 192.168.0.11। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 80.0.0.11। पैकेट चला तो जाएगा बट पैकेट वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि पैकेट वापस आते वक्त ये क्या हो जाएगा? आपका सोर्स, और 192.168.0.11 क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन। और यहां तक जाने के लिए इंटरनेट के राउटिंग टेबल में राउट अवेलेबल नहीं है। तो LAN will generate a packet with a private IP as the source IP and public IP as the destination IP। पैकेट चला तो जाएगा डेस्टिनेशन तक, बट वापस आते वक्त पैकेट नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंटरनेट की राउटिंग टेबल में प्राइवेट आईपी तक जाने का कोई राउट नहीं है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने कंपनी के एज राउटर पे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटिंग यूज करके हम प्राइवेट से पब्लिक एंड वाइस वर्सा, पब्लिक से प्राइवेट ट्रांसलेशन करवाते हैं। NAT, network address translation, and private addressing work together. NAT and private IPs. NAT and private IPs work together to allow many organizations to use the same private IP in the LAN and still be able to communicate to the internet. मतलब n number of organizations हैं। आप किसी भी, देखो आप खुद सोच के देखो, आप एक राउटर खरीदते हो, डी लिंक का, टीपी लिंक का, कोई भी एक राउटर खरीदो। आपने भी वही राउटर खरीदा है, मैंने भी वही राउटर खरीदा है, 1000 लोगों ने वही राउटर खरीदा है। ठीक है, उस राउटर को आपने अपने घर में लगाया, घर में लगा के आपने उसको पावर ऑन किया, ऑलरेडी उस पर डीएचसीपी एचसीपी चलता है, आपको एक वाईफाई नेटवर्क दिख गया, आपने उससे कनेक्ट किया। वो डी लिंक टीपी लिंक का राउटर आपको एक आईपी दे देगा। जो आईपी वो आपको देगा प्राइवेट, वही आईपी वो मेरे को देगा, वही आईपी वो उन 1000 लोगों को देगा जिन्होंने वो राउटर खरीदा है। तो सबका प्राइवेट आईपी तो सेम हो गया, बट इंटरनेट तो सब चला पा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, हर एक कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क है, सबने 10 की सबनेट का ही प्राइवेट आईपी यूज किया है। करना दो, जब उनको इंटरनेट एक्सेस करना होगा तो उन सबका पब्लिक आईपी अलग अलग। आपने एयरटेल से कनेक्शन लिया तो आपको एक अलग पब्लिक आईपी मिला, मैंने जब एयरटेल से कनेक्शन लिया तो एयरटेल वालों ने मुझे एक अलग पब्लिक आईपी दिया। आप अपने पब्लिक आईपी से इंटरनेट एक्सेस करो, मैं अपने पब्लिक आईपी से इंटरनेट एक्सेस करता हूँ, क्या दिक्कत? कोई मतलब प्राइवेट आईपी और आपका नेट मिलके चलता है, और इसी की वजह से नेट की वजह से, केवल प्राइवेट आईपी नहीं, प्राइवेट आईपी और नेट, इनकी वजह से आज तक आपके IPv4 एड्रेसेस बचे रहे। अभी 1-2 साल पहले जाके खत्म हो गए, अदरवाइज आपके IPv4 एड्रेसेस 90s 95 में ही एग्जॉस्ट हो गए होंगे। तो अब जाके लोगों ने IPv6 को थोड़ा ज्यादा पावर देना शुरू कर दिया। कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर IPv6 पे हो गया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज IPv6 पे डिप्लॉय हो गई है। हाँ, मतलब अब कंपनी अगर डिप्लॉय करती है नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा V6 पे ही करती है। और देखो क्या फर्क पड़ता है, प्राइवेट आप क्या यूज कर लो, IPv4 यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? प्राइवेट में प्राइवेट आईपी यूज करो,
क्या फर्क पड़ता है? जब पब्लिक जाना हो तो देखो आपको भाई IPv4 मिलता है, IPv6 मिलता है उसमें। आप अपने मोबाइल पे जाना, आप डायरेक्टली क्या करना, मोबाइल डेटा ऑन करना, ठीक है? आप अपने मोबाइल डेटा पे फिर चेक करना व्हाट इज माई IP। आप नोटिस करोगे कि अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल जियो यूज करते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप एयरटेल वोडाफोन यूज करते हो, आप देखोगे वहां पे आपको ये लोग अब जो है सीधा पब्लिक IPv6 एड्रेस देते हैं। मतलब हम IPv6 में दिखाऊंगा मैं आपको, ये नहीं है। मैं ये बंद करूंगा, वाईफाई से कनेक्ट करूंगा, अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन, पहले मोबाइल पे मोबाइल डेटा ऑन करूंगा, हॉटस्पॉट ऑन करूंगा और अपने लैपटॉप को उससे कनेक्ट करूंगा, और आप देखना IPv6 एड्रेस देते हैं। ये मेरा एयरटेल है, तो एयरटेल वाले IPv6 पे काम करते हैं। जियो तो पहले से IPv6 पे है। हाँ, जियो का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो मतलब उन्होंने डिप्लॉय ही IPv6 पे किया है। चार मतलब उनको लगभग 5-6 साल लगे थे पूरा नेटवर्क डिप्लॉय करने में, पूरा डिप्लॉयमेंट पे, टावर्स लगाने, केबलिंग करने एंड एवरीथिंग। 12-13 हजार करोड़ का वो स्टार्टअप था, ठीक है? तो मतलब सारे डिवाइसेस लगाने, सिक्योरिटी अप्लायंसेस लगाने, ठीक है, टावर्स लगाने, रीचेबिलिटी बनाने एंड एवरीथिंग में उनको लगभग 5-6 साल लगे। बट एनीवे, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, IPv4 में फर्क नहीं पड़ता, IPv6 में फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट यूज करो पब्लिक यूज, इतने एड्रेसेस है, खत्म ही नहीं होंगे, करते रहो वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। IPv6 में आप देखोगे, आप आगे पढ़ोगे कि IPv6 में इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, नेट से, प्राइवेट IP से, पब्लिक IP से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट IPv6 में नेट होता ही नहीं है, अभी बता दूं, क्योंकि IPv6 में इतने IP करते रहो, खत्म खत्म होने ही नहीं है। IPv6 आपके 128 बिट्स का एड्रेस स्पेस है, और 128 एड्रेस बिट्स को यूज करते हुए 2 की पावर 128 नंबर ऑफ IPv6 एड्रेसेस बनेंगे। मतलब अगर आपको थोड़ा मैथ में आइडिया हो, 2 की पावर 128 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 32, तब तो पावर साइड होगी। मतलब 4.2 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 4.2 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 4.2 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 4.2 बिलियन, इतने आईपीज हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 38 आईपीज मिलते हैं, 38-39 आईपीज मिलते हैं। आप लिख नहीं सकते इतने आईपीज, तो एग्जॉस्ट होने की तो बात छोड़ दो। मतलब ऐसा कहते हैं कि IPv6 यूज करके आप दुनिया में हर एक चीज को एक आईपी दे सकते हो, और फिर भी आईपी बच जाएंगे। तो करो वेस्ट। हाँ, मतलब इनफैक्ट जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आईपी लेने जाते हो ना, अगर IPv4 लेने जाओगे तो आपको एक आईपी देंगे, IPv6 लेने जाओगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक दे देंगे, जाओ करो यूज। /64 का, /64 का एक ब्लॉक दे दिया, मतलब जैसे ABC/64 का आपको एक ब्लॉक दे दिया। वो 64 बिट फिक्स है, बाकी की 64 बिट्स में आप चेंज कर सकते हो। मतलब आपके पास 2 की पावर 64 आईपीज हैं, करते रहो, खत्म कर ही नहीं पाओगे। आप कितनी भी कंपनी खोल लो, कितनी भी ब्रांचेस खोल लो, आप 2 की पावर 64 आईपीज खत्म नहीं कर सकते। मतलब आपको 4.2 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 4.2 बिलियन आईपी दे दिए गए, मतलब आप आईपीएस खत्म नहीं कर पाओगे, इतने ज्यादा आईपीएस। इसलिए IPv6 में नेटवर्क होता ही नहीं है, मतलब इस काम के लिए नहीं होता है कि प्राइवेट पब्लिक पब्लिक, उसमें प्राइवेट पब्लिक आईपीज होते हैं, लेकिन नेट नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं है। इसलिए और IPv6 को समझना मुश्किल है, बट डिप्लॉय करना बहुत आसान है। इसीलिए कंपनीज IPv6 ही डिप्लॉय कर रही है, मतलब आज के टाइम पे ज्यादातर IPv6 डिप्लॉय करती है। एक बार आपको IPv6 का नेमिंग कन्वेंशन और वो सब समझ में आ गया, तो फिर IPv6 कॉन्फ़िगर करने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल क्या है कि उसमें IPv6 में आपको बस वही सब देखना पड़ता है कि क्या उसके एडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब IPv6 में पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी होते हैं, बट वहां पे नेटिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते, क्योंकि मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी आईपी वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट IPv4 में क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ आईपी स्पेस है, IPv6 में कहते हैं अनलिमिटेड आईपीज है, IPv4 में आपके लिमिटेड आईपीज है, इसलिए आपको पब्लिक प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। अब 3 तरह के आपके नेट होते हैं। नेट का काम क्या है? नेट का एग्जैक्टली काम क्या है? Net is a feature that enables private IP to communicate with the public IP and vice versa. More like translate private IP into public IP and public IP into private IP and vice versa. तो पैकेट आएगा, पैकेट चलेगा, पैकेट का सोर्स आईपी क्या होगा? 192.168.0.11। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? सर्वर का आईपी 80.0.0.11। पैकेट चला, पैकेट राउटर पे पहुंचा, राउटर पे हमने क्या परफॉर्म कर रखा था? नेट। तो राउटर ने क्या किया? पैकेट का जो सोर्स आईपी था उसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें? पब्लिक आईपी में। अब इसी में क्यों ट्रांसलेट किया? क्योंकि हमने कहा था नेट की कन्फिगरेशन करनी पड़ती है। तो जब आप नेट की कन्फिगरेशन करोगे तो आप बताओगे कि भाई ये प्राइवेट आईपी इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर देते। हमने बोला है, हमने बताया है कि भाई ये प्राइवेट आईपी
इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो नेट ने क्या किया, पैकेट आगे भेजने से पहले, याद होगा इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन तो होता ही है, पैकेट रिसीव हुआ, डिकैप्सुलेट हुआ, आगे भेजते हो तो इनकैप्सुलेट तो करना ही था उसको, इनकैप्सुलेट करने से पहले उसने सोर्स आईपी चेंज कर दिया। सोर्स आईपी क्या कर दिया, 192.168.0.11 से 100.0.0.1 का आईपी जो कि पब्लिक आईपी था, जो कि आईएसपी ने हमें दिया था, वो आईपी उसने चेंज कर दिया। पैकेट रीच कर गया इंटरनेट तक। अब जब पैकेट वापस आएगा तो वापस आते वक्त सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी ये नहीं है, वापस आते वक्त जो डेस्टिनेशन आईपी है वो है 100.0.0.1। अब इसके लिए तो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने राउटिंग करी हुई है ना, ये पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी इंटरनेट पे रीचेबल होता है, तो इंटरनेट की राउटिंग टेबल को देखते हुए पैकेट आपके 100.0.0.1 पे आया और यहाँ पे वो आईपी दोबारा से क्या हो गया, प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट होके अंदर की तरफ दे दिया गया। मतलब दोनों काम हुए, प्राइवेट से पब्लिक भी हुआ और पब्लिक से प्राइवेट भी। तो आपको ये लगेगा, इसको ये लगेगा कि हमारा कम्युनिकेशन मतलब प्राइवेट आईपी की हेल्प से हो रहा है, जबकि एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन आपके पब्लिक आईपी की वजह से हो रहा है। नेट आपको क्योंकि वो अलाउ कर रहा है कि आप प्राइवेट आईपी यूज रखो, यूज करो, फिर भी आप इंटरनेट जैसी जैसी चीज से कम्युनिकेट कर सकते हो। NAT allows a host that does not has a valid registered global public IP to communicate with the host through the internet। मतलब आपके पास अगर एक ग्लोबल पब्लिक आईपी नहीं भी है, प्राइवेट आईपी है, फिर भी आप इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हो, ये आपको NAT अलाउ करता है। NAT आपको इस काम के लिए अलाउ करता है। फाइन। अब तीन तरह से काम कर सकते हो। अभी मैंने आपसे कहा कि वो आईपी में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने कहा है। तो हम तीन तरह से ये काम कर सकते हैं। हम तीन तरह से आपके राउटर को बता सकते हैं कि भाई ये प्राइवेट इसमें ट्रांसलेट कर, ये प्राइवेट इसमें ट्रांसलेट कर, ये प्राइवेट इसमें ट्रांसलेट कर। मतलब तीन तरीके हैं जिनको यूज करके हम नेटिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तरीका है स्टैटिक नेट, नाम से वही, जैसे स्टैटिक राउटिंग वैसे स्टैटिक नेट, मतलब सारा काम खुद करना पड़ेगा। अगर कंपनी में 10,000 लोग हैं तो 10,000 प्राइवेट आईपी के 10,000 पब्लिक आईपी खरीदो और 1 to 1 क्या करो, नेट करो। तो स्टैटिक नेट जिसको आप कहते हो, स्टैटिक नेट मतलब 1 to 1 नेट, 1 प्राइवेट 1 पब्लिक, 1 प्राइवेट 1 पब्लिक, 1 प्राइवेट 1 पब्लिक, और मैनुअल खुद करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे 3 लैंड यूजर हैं तो हमें 3 क्या खरीदने पड़ेंगे, पहली बात तो पब्लिक आईपी, और तीनों पब्लिक आईपी को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खुद कमांड चला के प्राइवेट से क्या करना पड़ेगा, पब्लिक नेटिंग करनी पड़ेगी। तो स्टैटिक नेट नेटवर्क एडमिन क्रिएट करता है 1 to 1 मैपिंग आईपी एड्रेसेस की, हमें करना पड़ता है। तो स्टैटिक नेट में हमें खुद आईपी एड्रेसिंग मतलब नेटिंग करनी पड़ती है। हम बताते हैं कि आपका क्या प्राइवेट आईपी क्या पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होएगा, क्या प्राइवेट आईपी क्या पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये वही टोपोलॉजी है नेट वाली, सेम वही टोपोलॉजी है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये आपका सबनेट है 100 का। ठीक है, यहाँ पे जो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 100.0.0.11 है। ठीक है, यहाँ पे आईपी है 80 का, यहाँ पे आईपी है सर्वर पे 80 का, कुछ आईपी कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, ये 192.168 का प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस पीसी पे, इस पीसी पे क्या आईपी चल रहा है, इस पीसी पे ये आईपी चल रहा है 192.168.0.11 का आईपी चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे प्राइवेट आईपी 0.12 चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी प्राइवेट आईपी 0.13 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गए, ये हमारा कंपनी का राउटर था, ये हमारे इंटरनेट राउटर से कनेक्टेड है, और इंटरनेट राउटर पे हमारे सर्वर लगे हुए हैं। सर्वर का आईपी क्या है, 80.0.0.11 पब्लिक आईपी है। हम यहाँ पे गए, हमने याद करो आपको जब हम स्टैटिक राउटिंग बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक आईपी नहीं है, ये वो 9 लाख आईपीज है, 10 लाख आईपीज है। इंटरनेट पे डेस्टिनेशंस बहुत सारी है, सब तक जाने के लिए आप स्टैटिक राउटिंग नहीं कर सकते, और सभी राउट्स को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीलिंग टिपलिंग का राउटर सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करते थे, आप राउटर पे जाते थे, राउटिंग के नाम पे आप क्या कर देते थे, आप एक
डिफॉल्ट राउट डाल के छोड़ देते थे। अरे कमांड याद होनी चाहिए आपको, आईपी राउट 0000000 और नेक्स्ट हॉप का आईपी मतलब आपके ईआईपी क्या है 100.0.0.11। डिफॉल्ट राउट डाल के आप छोड़ देते हैं। अब अभी अगर मैं पिंग कराऊं, अभी अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे मेरी पिंग सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए। कर लेते हैं चेक, देखते हैं। यहाँ पे गया, यहां से मैं यहाँ पे पिंग कराता हूं, फेल फेल फेल, तीनों बार फेल हो गई। जरा पैकेट देखते हैं एक बार, सिमुलेशन मोड पे गए, ये पैकेट बना है हमारा इधर, ये पैकेट इधर बना हुआ है, देखो अगर ठीक है। तो इस पैकेट पे हमने क्या किया, क्लिक किया पैकेट। अब कैसे अगर बनाओगे, जस्ट इन केस अगर देखना है आपको तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे क्या करते हैं हम पैकेट के लिए, ये पैकेट उठाया, सोर्स पे ड्रॉप किया और डेस्टिनेशन पे ड्रॉप किया, तो मशीन अपने आप पैकेट बनाती है, आईसीएमपी या जो भी है। क्लिक किया आपने इस पे, अरे पिंग है, इस पे क्लिक किया आपने, क्लिक करो, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो पैकेट का सोर्स आईपी क्या है 192.168.0.11, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 80.0.0.11। पैकेट कहां पहुंचेगा, गेटवे पे। गेटवे क्या है, डिफॉल्ट गेटवे सेट है ना, तो डिफॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.0.1। तो पैकेट कहां पहुंचेगा 192.168.0.1 पे पहुंचेगा, पहुंच गया। ये पैकेट अब आगे की तरफ जाएगा, कोई नेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो पैकेट जब यहाँ पे रिसीव हुआ, क्या हमारे पास 80.0.0.11 तक जाने का रास्ता है, बिल्कुल है, डिफॉल्ट राउट है। तो डिफॉल्ट राउट फॉलो करते हुए हमने पैकेट को कहां भेज दिया, आपके इंटरनेट पे भेज दिया। इंटरनेट पे पहुंचा, क्या 80 तक जाने का रास्ता है, बिल्कुल है। 80 तक जाने के लिए सर्वर है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पैकेट यहां पहुंच गया। लेकिन जब पैकेट वापस आएगा, तो पैकेट वापस आते वक्त अब सोर्स आईपी क्या हो जाएगा आपका 80। देखो यहाँ पे सोर्स आईपी क्या हो गया आपका 80 का, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया 192.168.0 का। ठीक है, तो जब पैकेट वापस आएगा तो वापस आते वक्त ये राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि इस राउटर की राउटिंग टेबल में 192.168.0 प्राइवेट आईपी तक जाने का कोई राउट अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है क्या, बताओ। विजेंद्र कोई क्वेश्चन है, रेज हैंड पे क्लिक किया था आपने। ठीक है, खैर देखो लिखा है साफ साफ। नो सर, वो गलती से। ओके ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे, पैकेट यहाँ पे रिसीव हुआ, पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी क्या है, अरे जो सोर्स था वही डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो 192.168.0.11 आपका डेस्टिनेशन आईपी है, और वहां तक जाने की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में नहीं है, इस वजह से आपका पैकेट ड्रॉप कर दिया गया। तो बात वही होगी, पैकेट चला तो गया बट पैकेट वापस नहीं आ पाया, क्योंकि जाते वक्त डेस्टिनेशन आईपी एक पब्लिक आईपी था, बट आते वक्त डेस्टिनेशन आईपी एक प्राइवेट आईपी था। तो हमें राउटर को ये बताना है कि भाई देखो ऐसा है, जब आप प्राइवेट आईपी का ट्रैफिक आगे भेजो तो उसका सोर्स आईपी चेंज कर दो, उसका सोर्स आईपी एक पब्लिक आईपी में चेंज कर दो। कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, स्टैटिक नेट। तो आईपी नेट, इसको छोड़ो फिलहाल, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, मतलब जब पैकेट आए पैकेट का सोर्स आईपी आप चेक करना और स्टैटिक नेट कर देना। आईपी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स का मतलब है सोर्स नेट करना है, सोर्स नेट का मतलब क्या, सोर्स आईपी चेंज करना है। अरे डेस्टिनेशन नेट भी होता है जहाँ पे हम डेस्टिनेशन आईपी को चेंज करते हैं, वो छोड़ो, फिलहाल हमारा कंटेंट हमसे कहता है कि सोर्स नेट पढ़ो। तो सोर्स कीवर्ड का मतलब क्या है कि हम सोर्स आईपी चेंज करना चाहते हैं, और स्टैटिक का मतलब क्या है, 1-to-1 ट्रांसलेशन होएगा। अब बताओ कि भाई ऐसा है 192.168.0.11 का आईपी किसमें चेंज करना है, चलो 100 का ले लेते हैं, 100.0.0. मान लो हमने 50 का आईपी परचेज कर लिया है, अरे हमें प्रोवाइडर ने हमें आईपी दे दिया है, अरे ये 100 चल रहा है तो हमने कुछ भी ले लो, 100 की सबनेट का कोई मन करे, जो आईपी मन करे वो ले लो। अरे इसको भी यूज कर सकते थे, इसको भी यूज कर सकते थे, बट मैंने 100 की रेंज का ही कोई दूसरा आईपी ले लिया। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168.0.11, मतलब ये प्राइवेट कहां ट्रांसलेट कर दो, इस पब्लिक में ट्रांसलेट कर दो, बस यही होता है स्टैटिक नेट।
स्टैटिक नेट में एडमिन खुद बताता है कि कौन सा प्राइवेट आईपी कौन से पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट किया जाए। वैलिडेट करने के लिए आप कमांड चलाओ शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। जब आप शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करोगे तो आपको यहां दिखाएगा कि कौन सा प्राइवेट आईपी कौन से पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करेंगे हम। स्टैटिक नेट एंट्रीज आपकी परमानेंटली इस टेबल में बनी रहती हैं। इसको कहते हैं नेट टेबल। नेट टेबल मतलब जो नेट ट्रांसलेशन होते हैं वो यहां दिखते हैं। ये परमानेंट एंट्री है। 192.168.0.11 से ट्रैफिक आएगा तो हम इसमें क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। अच्छा, ये क्या लिखा है, इनसाइड लोकल क्या लिखा है? इनसाइड लोकल का मतलब है आपकी साइड का जो प्राइवेट आईपी है, अरे मतलब वो आईपी जिसको ट्रांसलेट करना है। और इनसाइड ग्लोबल का मतलब क्या है, वो आईपी जिसमें ट्रांसलेट करना है। ये है जिसको ट्रांसलेट करना है और ये है जिसमें ट्रांसलेट करना है। तो इनसाइड लोकल मतलब आपकी साइड का लोकल यानी कि प्राइवेट आईपी, और आपकी साइड का ग्लोबल यानी कि पब्लिक आईपी। तो कौन सा प्राइवेट आईपी, मतलब ये आईपी जो ट्रांसलेट किया जाएगा और ये आईपी जिसमें ट्रांसलेट किया जाएगा। कैसे कैसे हमने बताया एडमिन ने बताया कौन सा आईपी किस में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में जो आपका नेटवर्क एडमिन होता है वो आपकी नेटिंग खुद करता है, में ट्रांसलेट होगा। बस इतनी ही कमांड है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक प्राइवेट पब्लिक। इनसाइड लोकल क्या होता है? इनसाइड लोकल आपका वो प्राइवेट आईपी होता है जो कंपनी के अंदर अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अरे इनसाइड लोकल मतलब आपकी साइड का लोकल आईपी जिसको आप कंपनी के अंदर अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हो। प्राइवेट आईपी जो आपके कंपनी के अंदर अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। और इनसाइड ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वो पब्लिक आईपी जिसको हम बाहर के एक्सटर्नल बाहर के पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे। अरे मतलब वो आईपी जिसमें ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो इनसाइड ग्लोबल मतलब वो पब्लिक आईपी जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा जब आपके इंटरनल डिवाइस बाहर पब्लिक नेटवर्क के तरफ जाती है। तो इनसाइड लोकल मतलब आपका प्राइवेट आईपी और इनसाइड ग्लोबल मतलब वो पब्लिक आईपी जिसमें ट्रांसलेशन किया जाएगा। आउटसाइड ग्लोबल हमारे कंटेंट के बाहर की बात है। आउटसाइड ग्लोबल का मतलब क्या होता है, दूसरी तरफ जब पैकेट रिसीव हुआ डेस्टिनेशन पे, उधर प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है। इनसाइड मतलब हमारी तरफ, आउटसाइड मतलब दूसरी तरफ, प्राइवेट और पब्लिक। बट ये जो आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल कीवर्ड है, आउटसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल जो दोनों कीवर्ड हैं, ये एक्चुअल में हम यूज नहीं करते। हमारे केस में आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल दोनों सेम रहेगा। ये कभी जब आप डेस्टिनेशन नेट पढ़ोगे, जब कभी आप डेस्टिनेशन नेट पढ़ोगे जहां पे आपका डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेट होता है, सोर्स आईपी नहीं, तब ये काम में टर्म्स आती है। हमारे काम के लिए आउटसाइड लोकल जैसी टर्म्स यूज नहीं होती। आउटसाइड ग्लोबल का मतलब क्या है, वो पब्लिक with a source net address that is used by the host that resides outside the company, जिसको नेट चेंज नहीं करता। मतलब आउटसाइड ग्लोबल मतलब वो आईपी जिसको हम ट्रैफिक भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक आईपी जिसको हम ट्रैफिक भेज रहे हैं, उस आईपी को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड ग्लोबल। आउटसाइड ग्लोबल मतलब डेस्टिनेशन आईपी जिसको हम पैकेट भेज रहे हैं, जो नेट चेंज नहीं करेगा। नेट तो केवल क्या चेंज करेगा, सोर्स आईपी। हमारा पैकेट जो चला इस टोपोलॉजी में, हमारा जो पैकेट चला, पैकेट यहां से पास हुआ, पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी क्या था, 80.0.0.11। यही क्या होगा आपका आउटसाइड ग्लोबल। ये वो आईपी है जिसपे हम ट्रैफिक भेज रहे हैं और नेट इसको चेंज नहीं कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे आउटसाइड ग्लोबल आईपी। और आउटसाइड ग्लोबल आईपी और आउटसाइड लोकल आईपी दोनों सेम रहेंगे हमारे सोर्स नेट के केस में। सोर्स नेट का मतलब क्या होता है, जब हम सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हैं तो उसको सोर्स नेट कहते हैं। ऐसे ही कल को आप आगे पढ़ोगे एक डेस्टिनेशन नेट होता है जहां पे आप डेस्टिनेशन आईपी को ट्रांसलेट करते हो, वहां पे दोनों टर्म्स आपकी यूज में आती है। फिलहाल समझ लो आउटसाइड ग्लोबल आउटसाइड लोकल हमारे नेट में जो हम पढ़ने वाले हैं सेम होगा। वो क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी जहां हम ट्रैफिक भेज रहे हैं। हमने इन से आउट ट्रैफिक भेजा तो हमारा ये जो पब्लिक आईपी है, इस आईपी को ही हम क्या बोलेंगे, आपका आउटसाइड ग्लोबल एंड लोकल। इनसाइड जो प्राइवेट आईपी है उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड लोकल। और जिसमें ट्रांसलेट हुआ जो पब्लिक आईपी है उसको हम बोलेंगे आपके पास इनसाइड ग्लोबल।
तो इन का मतलब आप समझो अपनी तरफ, इनसाइड मतलब आपकी तरफ का लोकल आईपी और आपकी तरफ का ग्लोबल आईपी। आउट का मतलब दूसरी तरफ का पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। तो आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल हमारे कंटेंट में, हमारे कंटेंट के बाहर की बात है, वो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। डेस्टिनेशन नेट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सीसीएनए, जहां पे आपके आउटसाइड लोकल एंड एवरीथिंग आपके मैटर करते हैं। ठीक है, यही सेम टोपोलॉजी हम भी यूज कर रहे हैं, आईपी लिखे हुए हैं सामने। ठीक है, ये राउटर है आपका राउटर 1, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट राउट एंड एवरीथिंग दे रखा है। ठीक है, आईएसपी पे कुछ नहीं है, केवल ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। तो स्टैटिक नेट कैसे करते हो, अभी बताया मैंने आपको। स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कमांड होती है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी। 1 लिख सकते थे आप, 1 लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, मैंने 40 लिख दिया, 50 लिख दिया। अरे मुझे बस इस सबनेट का आईपी देना है। अरे सबनेट मेरे को दिया है प्रोवाइडर ने, मेरे को ये प्रोवाइडर ने सबनेट दिया है, इस सबनेट का मैं जो मन करे वो आईपी यूज करूं नेटिंग के लिए। तो मैंने कोई दूसरा आईपी यूज कर लिया। अब केवल इतने से काम नहीं होगा, अभी भी अगर आप चेक करोगे ना, इतना कमांड आपने चला दी, केवल इतनी कमांड चलाने से काम नहीं होगा। आप नोटिस करो कि जब आपका पैकेट, अभी भी जब पैकेट जा रहा है, तो इस पैकेट को अगर आप चेक करोगे तो पैकेट का सोर्स आईपी ट्रांसलेट नहीं हो रहा। अभी भी इसका देखो सोर्स आईपी वही है 192.168.0.11। जो पैकेट निकला उस पैकेट का आईपी अभी भी यही है, मतलब ये नेट एंट्री बनाने के बाद भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, इस वजह से पैकेट फिर से फेल हो गया। रीजन क्या था, रीजन ये था इस राउटर पे नेट की कमांड चलाने के अलावा आपको ये भी बताना पड़ता है कि इस राउटर का कौन सा इंटरफेस कंपनी के अंदर है और कौन सा इंटरफेस कंपनी के बाहर है। मतलब आपको बताना पड़ता है कि ऐसे कौन से इंटरफेसेस हैं जो इनसाइड ऑफ द कंपनी आ रहे हैं और कौन सा इंटरफेस है जो आपका आउटसाइड पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तभी तो वो इनसाइड कीवर्ड, अरे नेट की स्टेटमेंट में इनसाइड कीवर्ड था ना। इस आईपी नेट इनसाइड का मतलब क्या है, आईपी नेट इनसाइड का मतलब ये है कि जब आपका पैकेट किसी ऐसे इंटरफेस पे आए जो इंटरफेस आपका इनसाइड इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया गया है, तभी नेट करना, तभी उसके सोर्स आईपी को यहां से यहां पे चेंज कर देना। हमने तो बताया नहीं कौन सा इनसाइड है। इस कमांड का मतलब क्या है, इस कमांड का मतलब ये है कि जब आपके राउटर पे कोई पैकेट आता है किसी ऐसे इंटरफेस पे जो इंटरफेस आपका क्या डिफाइन किया गया है, इनसाइड इंटरफेस। इनसाइड इंटरफेस कौन से इंटरफेसेस होते हैं, इनसाइड इंटरफेस वो इंटरफेस होते हैं जो कंपनी के अंदर आते हैं। तभी ट्रांसलेट करना, पता लगा बाहर से ट्रैफिक आ रहा था और आपने उसको नेट कर दिया। बाहर इंटरनेट पे कोई बंदा बैठा, उसने कंपनी के अंदर अटैक करने के लिए पैकेट जनरेट किया और आपने नेट करके अंदर घुसा दिया, तो वो नहीं करना हमें। इस कीवर्ड का मतलब ही ये है, इस कीवर्ड का मतलब ये है कि जब पैकेट आपके राउटर पे आता है उस पैकेट को रिसीव करो और रिसीव करके नेट करना, कोई बात नहीं, आप उसका सोर्स आईपी ट्रांसलेट करना, लेकिन तब ट्रांसलेट करना जब ये इंटरफेस एक कैसा इंटरफेस हो, एक इनसाइड इंटरफेस हो। अब हमने तो बताया ही नहीं अभी तक कॉन्फ़िगरेशन कमांड में कि कौन सा इंटरफेस इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, इसलिए नेट नहीं हो रहा। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको इस राउटर पे जाना पड़ेगा और आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी कि भाई आपका जो FA0x0 इंटरफेस है ये क्या है, आपका इनसाइड इंटरफेस है, और जो आपका FA0x1 इंटरफेस है ये कौन सा इंटरफेस है, आपका आउटसाइड इंटरफेस है। तो पता लगा पैकेट बाहर से आएगा, किसी ने यहां से पैकेट अटैकर ने जनरेट कर दिया, यहां पे आया तो नेट नहीं करेगा उसको। अरे नेट कमांड में आपने इनसाइड कीवर्ड लगाया है ना, तो इसका मतलब है जब पैकेट इन से आउट जाएगा तब केवल क्या होगा, आपका नेट किया जाएगा। तो आईपी नेट इनसाइड कमांड के साथ आपने इस स्टेटमेंट को कॉन्फ़िगर किया, और ये बताना जरूरी है कि कौन सा इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है। अब चाहे ये कमांड आप पहले दे देते, चाहे ये कमांड आप बाद में देते, वैसे सीक्वेंस तो यही था, पहले इनसाइड आउटसाइड बताते फिर आप स्टेटमेंट बनाते, सीक्वेंस तो यही था, बट कोई ऐसा रूल नहीं है, आप आगे पीछे दे सकते हो। अब हो जाएगा नेट, अभी नेट हो जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सिमुलेशन में गया दोबारा से, अब देखना पैकेट चला, पैकेट राउटर पे मिला, राउटर ने पैकेट को रिसीव किया। अब अगर आप चेक करोगे तो इस पैकेट का जो सोर्स आईपी है देखो क्या हो गया,
पैकेट का सोर्स आईपी 10.100.0.1 नहीं है, 100.0.50 है, क्योंकि हमने एडमिन ने कहा है कि भाई आपके प्राइवेट आईपी 192.168.0.11 को किसमें ट्रांसलेट कर दो, 100.0.50 में ट्रांसलेट कर दो। ये देखो, ये रहा, पैकेट इज गोइंग फ्रॉम एन इनसाइड टू आउटसाइड नेटवर्क। वही, अरे इन इंटरफेस पे आया और आउट से बाहर जा रहा है, तो पैकेट इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सो डिवाइस क्या करेगी, नेटिंग करेगी। डिवाइस लुक्स अप इन द नेट टेबल फॉर द नेसेसरी ट्रांसलेशन। नेट टेबल में एंट्री थी, क्या एंट्री थी कि 192.168.0.11 को हम 100.0.0.50 में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसने पैकेट का सोर्स आईपी ट्रांसलेट कर दिया लोकल से किसमें, ग्लोबल में। ट्रांसलेट करके पैकेट आगे भेजा, पहुंच जाएगा पैकेट, ये लो। अब जब पैकेट वापस आएगा तो पैकेट का जो डेस्टिनेशन आईपी है, वो पैकेट का आपका डेस्टिनेशन आईपी जो रहेगा, वो डेस्टिनेशन आईपी वो डेस्टिनेशन आईपी जो पैकेट का रहेगा, वो डेस्टिनेशन आईपी 192.168.0.11 नहीं है, वो डेस्टिनेशन आईपी है आपका 100.0.0.50। और 100.0.0.50 तक जाने के लिए हमें कहाँ जाना है, कस्टमर इस राउटर पे जाना है। पैकेट को आगे भेज दिया, यही भी तो नेट हुआ था। तो पैकेट यहाँ भेजा, यहाँ पे वो दोबारा से किसमें ट्रांसलेट हो गया, देखो 100 से किसमें ट्रांसलेट हो गया, 192.168.0.11 में, और पैकेट आपका सक्सेसफुली लैंड पे डिलीवर। तो आपका जो स्टैटिक नेट था वो चल रहा है, लेकिन ये अभी भी क्या होएगा, फेल। लेकिन ये अभी भी क्या होएगा, फेल। क्यों, क्योंकि इन दोनों के लिए हमने कोई एंट्री नहीं बनाई है। तो इनका पैकेट जब चलेगा तो सोर्स आईपी का लेके जाएगा 192.168.0.12, पैकेट आते वक्त ब्लॉक। 192.168.0.13 पैकेट वापस आते वक्त ब्लॉक। तो मतलब हमें यहां जाना है और क्या करना है, फिर से बताना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168 जीरो डॉट कितना 12, 192 सॉरी 100.0.0. उसको 50 में किया था, इसको 52 में कर लेते हैं, 51 में कर लेते हैं, 55 में कर लेते हैं। 50 में मत करना, 50 में करोगे तो कहेगा ऑलरेडी यूज में है। ये आपने अगर उसी को सेम 50 में कर दिया, तो ये जो आपका आईपी है ये आपका ऑलरेडी यूज में है, तो ये इसको नहीं लेगा। अभी पैकेट तो सर, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो उसने वो चेंज कर दिया। देखो, दो के लिए नहीं होगा, दोनों के लिए नहीं होगा, वो ऑब्वियसली नहीं होगा। मतलब अब आपका 11 का ट्रैफिक नहीं जाएगा, केवल 12 का ट्रैफिक जाएगा। अरे एक ही पब्लिक आईपी दो पे नहीं कर सकते यूज, स्टैटिक नेट का ये मतलब है। मतलब एक प्राइवेट के लिए एक पब्लिक आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे, मैं दोनों के लिए अलग अलग कर देता हूँ। इसका 55 कर देता हूँ एंट्री, और उस वाले का मैं 50 कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नेट स्टेटमेंट चलाई। उस नेट में हमने 0.11 को हमने किसमें ट्रांसलेट कर दिया, आपके 55 में, और 50 में, और इसको किसमें कन्फिगर कर दिया हमने 55। अब ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट गलत है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सेम वही नो लगा दो, नो, और ये पूरी स्टेटमेंट को ऐसे कॉपी करो और पेस्ट कर दो। ऐसे क्या करो, नो, और इस पूरी स्टेटमेंट को ऐसे कॉपी करो और पेस्ट कर दो। ये लो, तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168.0.11, 100 डॉट मतलब 11 का आईपी 50 में ट्रांसलेट कर दो, और 12 का आईपी किस में ट्रांसलेट कर दो, 55 में। अब चेक करते हैं दोबारा, ये हो गया सक्सेसफुल। देखते हैं कौन सा आईपी था ये, देखते हैं बार को। तो यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पैकेट भेजते हैं, सिमुलेशन मोड पे जाते हैं, देखते हैं पैकेट कहाँ ड्रॉप हो रहा है। ओके, यहाँ ड्रॉप हो गया, तो आई थिंक वो ट्रांसलेशन हुआ नहीं। ओके, तो पहले 50 वाला चल रहा था ना, नहीं नहीं चल तो रहा था, बट अभी भी चल रहा है। एक्चुअली इसमें कुछ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की है चीजें, ठीक है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, शो आईपी नेट
एक काम करते हैं, दोनों को रिमूव कर देते हैं। आई थिंक वो कुछ मिसकन्फिगरेशन हो गई। नहीं तो एक काम करते हैं ना, पब्लिक आईपी तो एक ही ना रहेगा, दो कैसे रहेगा? दो खरीदने पड़ेंगे आपको। इतना डिवाइस लगाएंगे तो ना खरीदना। हाँ, स्टैटिक नेट में यही मतलब है। स्टैटिक नेट का मतलब, ये स्टैटिक का मतलब है 1 to 1। तो 1 प्राइवेट के लिए 1 पब्लिक खरीदो, 1 प्राइवेट आईपी के लिए 1 पब्लिक आईपी आपको परचेज करना पड़ेगा। तो दोबारा से कर लेते हैं, आई थिंक ये दोबारा से कर लेते हैं। कौन सा? यही पब्लिक वाला है, तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे बल्ब कर हाँ। रहे हैं, मोबाइल भी कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप भी कनेक्ट उसमें मैंने कब कहा कि उसमें स्टैटिक नेट यूज होता है? अभी 2 बचे हैं ना नेट। अभी जो हमने कवर किया वो स्टैटिक नेट कवर किया। स्टैटिक नेट में 1 to 1 करना पड़ता है, बट मैंने नहीं कहा कि ये नेट हमारे इंटरनेट में यूज होता है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि पब्लिक आईपी तो एक ही रहेगा ना। हाँ, पब्लिक आईपी एक रहेगा, बट स्टैटिक नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है। नेटिंग का काम ये नहीं है कि पब्लिक आईपी एक रहेगा। नेटिंग का काम क्या है? प्राइवेट से पब्लिक में ट्रांसलेट करो। कितने प्राइवेट कितने पब्लिक, वो नेट के वेरिएशन पे डिपेंड करता है कि आप नेट का कौन सा वर्क क्या यूज कर रहे हो। स्टैटिक नेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन एक प्राइवेट को एक पब्लिक में ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आपके n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीज हैं लैन में, तो n नंबर ऑफ पब्लिक आईपी खरीदो और खुद राउटर पे जाके नेट स्टेटमेंट चलाओ मैनुअली। बस इसीलिए स्टैटिक नेट को हम इतना वाइडली यूटिलाइज नहीं करते। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। एक तो क्या था हमारा, पहली कमांड थी आईपी नेट इनसाइड, दूसरी कमांड थी आईपी नेट आउटसाइड, तीसरी कमांड थी आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168.0.11 को 100 के आईपी में हम ट्रांसलेट कर देंगे, और आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168.0.12 के आईपी को भी हम 100 की रेंज में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं, एक बार देखते हैं क्या सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। यहाँ से पैकेट यहाँ पे भेजते हैं और सिमुलेशन मोड पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पैकेट आगे जाना चाहिए। हाँ, ठीक, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कहाँ से होगा? सेम कॉन्सेप्ट आपके अब इस वाले आईपी से भी यहाँ तक जा सकते हो आप, मतलब वो ट्रांसलेशन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया सक्सेसफुल। 2-3 बार करना पड़ा क्योंकि याद होना चाहिए आपको, कुछ पैकेट ड्रॉप होते हैं पहले। तो अब देखो, जब ये जाएगा तो इसका आईपी किस में ट्रांसलेट होगा? 55 में। देखो ना, 100.0.0.55, और पैकेट आपका पहुंच गया, वापस भी आ गया। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे जाओ, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन चलाओ और आप चेक करो, देखो कि आपने क्या कहा था, 11 को किस में ट्रांसलेट करेंगे? 50 में। और आपने कहा था 12 को किस में ट्रांसलेट करेंगे? 55 में। तो जितने भी पैकेट 11 से गए हैं, ध्यान से देखो, जितने भी पैकेट आपके 11 से गए हैं सबका पब्लिक आईपी क्या है? 50 50 50। और जितने पैकेट 12 से गए हैं उनका पब्लिक आईपी क्या है? 55 55। और देखो, आउटसाइड ग्लोबल दोनों के केस में क्या है? सेम, जो डेस्टिनेशन आईपी था। तो स्टैटिक नेट में बस यही एक छोटा सा चैलेंज है कि आपको सारी कन्फिगरेशन खुद करनी पड़ेगी। मतलब n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीज के लिए पहले n नंबर ऑफ पब्लिक आईपी खरीदो, उसके बाद 1 to 1 मैपिंग खुद करो। हम खुद नहीं करना चाहते, हम ये मैपिंग खुद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो मैपिंग है ये हम खुद नहीं करना चाहते हैं। हमने आईपी खरीद लिए हैं, हमारे कंपनी में 10 लोग थे, 10 लोगों के लिए हमने आईपी खरीद लिया है, पब्लिक आईपी। बट हम चाहते हैं कि राउटर अपने आप ट्रांसलेट कर दे। मतलब हम खुद नहीं करना चाहते ये, हम चाहते हैं कि राउटर डायनेमिकली नेट करे। तो स्टैटिक नेट मत यूज करो, आप क्या यूज करो? डायनेमिक नेट यूज करो। डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट भी वही है, एन नंबर ऑफ प्राइवेट के लिए अभी भी आपको एन नंबर ऑफ पब्लिक आईपी चाहिए होंगे। डायनेमिक नेट भी ये नहीं कहता कि एन नंबर ऑफ प्राइवेट एक पब्लिक आईपी। डायनेमिक नेट भी ये कहता है, जस्ट लाइक स्टैटिक नेट, कि एन नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी होंगे तो एन नंबर ऑफ पब्लिक आईपी चाहिए होंगे। स्टैटिक नेट में हालांकि आप खुद मैपिंग करते थे, और डायनेमिक नेट में ये मैपिंग अपने आप राउटर कर देगा। डायनेमिक नेट के केस में भी, डायनेमिक नेट में जो आपकी मैपिंग है वो अपने आप की जाती है। डायनेमिक नेट में जो मैपिंग है, नेटवर्क एडमिन
मल्टीपल प्राइवेट आईपी को मल्टीपल पब्लिक आईपीज के साथ मैप कर देता है, और ये ऑटोमेटिक होता है। डायनामिक कहते ही इसीलिए है ताकि ये मैप, क्योंकि ये मैपिंग आपकी अपने आप होती है। तो बाय डिफॉल्ट नेट टेबल खाली होती है। जैसे ही पैकेट आता है, राउटर नेट करता है और अपने आप एंट्री मेंटेन कर देता है नेट टेबल में। मतलब एन नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एन नंबर ऑफ पब्लिक आईपी से अपने आप ट्रांसलेट हो जाते हैं। बट चाहिए इसमें भी आपको एन नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी के लिए एन नंबर ऑफ पब्लिक आईपी। मतलब ऐसा हुआ, कंपनी में 10 लोग थे, 10 लोगों के लिए हमने 10 पब्लिक आईपी खरीद लिया और नेटिंग करवा दी। तो जब पहला पर्सन ट्रैफिक भेजेगा तो उसको एक पब्लिक आईपी रिजर्व 4 घंटे के लिए, दूसरा भेजेगा उसको दूसरा पब्लिक आईपी रिजर्व 4 घंटे के लिए, तीसरा भेजा तीसरे को आईपी रिजर्व, 10वें ने भेजा पैकेट 10वां पब्लिक आईपी रिजर्व। अब अगर 11th कोई पर्सन होगा तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने 10 आईपी खरीदे थे और 10 के 10 यूज हो चुके हैं। तो मतलब एक बार में अभी भी केवल 10 लोग ही इंटरनेट चला पाएंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि जब पहला यूजर ट्रैफिक भेजेगा तो उसका प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से मैप कर दिया जाएगा। अब अगले 4 घंटे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फायरवॉल पे 4 घंटे की एंट्री होती है। राउटर पे कितनी टाइम तक के लिए एंट्री बनती है मेरे को याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना कि राउटर में डायनामिक नेट कितनी देर तक के लिए रहता है। फायरवॉल में 4 घंटे रहता है, 4-5 घंटे के आसपास एंट्री रहती है। मतलब एक बार आपका आईपी, आपको एक पब्लिक आईपी मिल गया ना, तो 4 घंटे के लिए आपके पास है। इसीलिए डिवाइस में लिखता है कि 25 कनेक्ट कर सकते हैं, 16 कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वायरलेस वाली बात है वो तो फिर उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। नेट का सपोर्ट आपकी डिवाइस पे आइडली रहता है, मतलब नेट में तो ऐसी कोई लिमिटेशन आइडली नहीं रहती। मतलब राउटर आपका अगर डीलिंग टीपी-लिंक का भी राउटर होगा तो नेट के रिगार्डिंग कोई लिमिट नहीं रहती। वो यूजर कितने कनेक्ट होंगे एक बार में, ताकि उसका हार्डवेयर ओवररन ना हो जाए पूरा। मतलब हार्डवेयर ऐसा ना हो कि वाईफाई से आपने 100 लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और उसका हार्डवेयर ही उतना, मतलब प्रोसेस क्या बोल दिया बस। नेट के रिगार्डिंग कोई ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपकी मशीन से केवल एक बार में एक ही वेबसाइट खुलती, फिर एक बार में केवल 25 वेबसाइट ही खुलती ना, वो नहीं होता। तो मतलब ऐसे कोई लोड नहीं। अभी होता कैसे डायनामिक नेट में, हम करते क्या है, पहला स्टेप सेम है, पहला स्टेप सेम है, इनसाइड आउटसाइड डिफाइन करने वाला स्टेप सेम है। सेकेंड स्टेप में आपको ये बताना पड़ता है, आप सेकेंड स्टेप में राउटर पे जाओ और आप ये बताओ कि कौन से पैकेट, कौन से प्राइवेट आईपीज आपको ट्रांसलेट करवाने हैं, कौन से प्राइवेट आईपीज आपको ट्रांसलेट करवाने हैं, बताओ। हमें कौन कौन से ट्रांसलेट करवाने थे, 192.168, 0.11, 0.12, 0.13, 0.15, 0.99 करते करते हमारी कंपनी में 100 आईपीज थे जो हमें क्या करवाने थे, ट्रांसलेट करवाने थे। और बताओ कि कौन से पब्लिक आईपी आपने खरीद रखे हैं, कौन से पब्लिक आईपी आपने खरीद रखे हैं। आपने खरीद रखा है 100.0.0.50 से लेके आपने 100.0.0.90 तक के आईपीज खरीद रखे हैं, ठीक है। अब अगर 100 लोग रहेंगे तो 100 खरीदने पड़ेंगे हमें, तो हम लिख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, 200 लेते हैं। हमने 100.0.0.50 से लेके 100.0.0.20 तक के आईपी खरीदे हैं। अब हम इतनी एंट्री डालें कैसे अपने राउटर पे, हम यहाँ पे 100 आईपीज की एंट्री डालें, फिर 100 पब्लिक आईपीज की एंट्री डालें, तो ये हम करें कैसे, मतलब क्योंकि इसमें फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ज्यादा, इसमें तो स्टैटिक राउटिंग से ज्यादा एडमिन ओवरहेड है, इससे अच्छा तो हम 1-to-1 कर लेते हैं। तो यहां पे हम हेल्प लेते हैं किसकी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। एसीएल का काम क्या था, पैकेट को मैच करना, मैच करके उसका सोर्स आईपी देखना, सोर्स आईपी देख के उसको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। हम ब्लॉक नहीं करवाएंगे, हम परमिट करवा लेंगे। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस लिस्ट कोई भी नंबर दे दो, 90 स्टैंडर्ड यूज कर लेना। अरे हमें पैकेट का सोर्स आईपी ही तो मैच कराना है। नेट क्या ट्रांसलेट करेगा, सोर्स आईपी। जो हम नेट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैक, कोई भी कर लो। हम जो नेट कवर कर रहे हैं उस नेट में पैकेट का सोर्स आईपी ट्रांसलेट होगा। और ऐसा कौन सी एसीएल होती है जो पैकेट के सोर्स आईपी को मैच करती है, स्टैंडर्ड एसीएल। तो हमने लिखा एक्सेस लिस्ट 90 मैच करा लिया, कौन सा आईपी, 192.168.10 की रेंज का, सॉरी 0 की रेंज का हमने आईपी मैच करा दिया। कर गए सारे आईपी मैच एक बार में, हमें एक एक करके सारे मैच कराने की जरूरत नहीं है। डिनाई मत कर देना, डिनाई का मतलब है डोंट मैच। और जब मैच ही नहीं होगा तो फिर नेट कैसे होगा। तो हम यहाँ पे याद रखो, एसीएल को किस काम के लिए यूज नहीं कर रहे, डेटा फिल्टरिंग के लिए, ट्रैफिक फिल्टरिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे हम ACL को यूज कर रहे हैं अपने पैकेट को मैच कराने के लिए, पैकेट का सोर्स आईपी मैच कराने के लिए। तो पैकेट का सोर्स आईपी अगर 192.168.0 से स्टार्ट है तो मैच कर दो, परमिट कर दो, मैच कर दो, और मैच करके एक पूल, कुछ भी पूल ले लेते हैं, कुछ भी पूल का नाम दे दो। ये हमने वो आईपी का पूल है जो खरीद रखा है, कहां से कहां तक, 100.0.0.50 से लेके कहां तक खरीदा था हमने, 100.0.0.200 तक खरीदा था। क्या मास्क था, अरे ये मास्क दिया गया था हमें, ये हमने खरीदा है पूल, उसकी भी एंट्री हमने डाल दी। हमने पहले अपने प्राइवेट आईपी को ACL से मैच कराया, और पब्लिक आईपी हमने खरीद रखे हैं, उनको नेट पूल में मैच करा दिया। ACL किस लिए है, प्राइवेट आईपी को मैच कराने के लिए। नेट का पूल किस लिए है, पब्लिक आईपी जो आपने खरीदा है उसको मैच कराने के लिए। और अब बस राउटर को बोल दो आईपी नेट इनसाइड सोर्स, स्टैटिक मत लिखना। स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक नेट। सोर्स की जगह पे क्या लिख दो, लिस्ट। लिस्ट मतलब एक्सेस लिस्ट नंबर 90। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब पैकेट आए तो पैकेट का सोर्स आईपी चेक करना, और सोर्स आईपी अगर ACL 90 के किसी भी आईपी से मैच करता है तो उसको क्या कर देना, पूल में ट्रांसलेट कर देना। मतलब पूल से एक आईपी उठाना, उठा के दे देना। तो पहली स्टेटमेंट कहती है, एक एक्सेस लिस्ट बनाई हमने, उसका नंबर दिया हमने 90, इसमें हमने अपने प्राइवेट आईपी जो कि 192.168.0 से स्टार्ट हो रहे थे उसको मैच करा दिया। उसके बाद हमने एक पूल बनाया। पूल बनाने का मतलब क्या है, जो हमें पब्लिक आईपी हमने खरीदे हैं उन पब्लिक आईपीज का हमने एक यहाँ पे पूल क्रिएट कर दिया। और तीसरी स्टेटमेंट में हमने कहा कि ये प्राइवेट आईपी इस पब्लिक आईपी रेंज से ट्रांसलेट कर दो। हमने नहीं बताया कौन सा प्राइवेट कौन सा पब्लिक, एनी प्राइवेट आईपी फ्रॉम दिस रेंज ट्रांसलेटेड इनटू एनी पब्लिक आईपी फ्रॉम दिस रेंज। अब भाई राउटर खुद करे, हमें मतलब नहीं पड़ता। हमारा काम क्या है, हमें क्या है, हमारा बस इंटरनेट चल जाए। यहां से यहां पिंग आपकी सक्सेसफुल होनी चाहिए, सक्सेसफुल हो गई। यहां से यहां पिंग आपकी सक्सेसफुल होनी चाहिए, देख लेते हैं, सक्सेसफुल हो गई। यहां से यहां पिंग आपकी सक्सेसफुल होनी चाहिए, सक्सेसफुल हो गई। जबकि इसकी तो हमने एंट्री भी नहीं दी कुछ। इनफैक्ट आप सोचो तो मैं इनको हटा भी देता हूँ, ये लो हटा ही दिए मैंने, यूनाइटेड स्टेटमेंट हटा दिए मैंने, फिर भी पिंग हो रहा है। हमने नेट हटा दिया, फिर भी पिंग हो रहा है। चेक किया जब हमने तो पता लगा कि अपने आप देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, 11 का आईपी अपने आप किस में ट्रांसलेट हो गया, 50 में। 12 किस में ट्रांसलेट हो गया, 51 में। और 13 किस में ट्रांसलेट हो गया, अपने आप 52 में। कल को आप हजार मतलब यहाँ पे लगा दो। अकॉर्डिंगली बस पूल में क्या करना, आप आईपी खरीद के लगा देना। हमें 1 to 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आईपी आपके लिए रिजर्व है अगले 3, 4, 5 घंटे के लिए। अब ये आईपी कोई और यूज नहीं कर सकता। तो मतलब कुल मिला के आपने अगर 100 आईपी खरीदे हैं तो केवल एक बार में 100 लोग ही इंटरनेट चला पाएंगे, बाकी लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो उतना ही खरीदो जितने आपके प्राइवेट आईपी लैन में है। प्राइवेट ही तो आईपी है, खरीदना क्या है, पब्लिक जानकारी हो ही नहीं। पब्लिक वाली खरीदने पड़ेंगे ना, पब्लिक वाली खरीदने पड़ेंगे। और हर एक आईपी की कॉस्ट होती है। तो आप अगर आपके प्राइवेट में 100 आपके आईपीज हैं तो आपको 100 टोटल पब्लिक आईपीज परचेज करने पड़ेंगे। स्टैटिक नेट में क्या होगा, खुद कराओगे मैपिंग। और खुद कराने का फायदा क्या है पता है, कि आपको पता रहेगा कि कौन सा प्राइवेट आईपी कौन से पब्लिक आईपी से मैप है। डायनेमिक नेट में अपने आप हो जाता है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा प्राइवेट कौन से पब्लिक में ट्रांसलेट हो गया है। बट वो भी अगर आप शार्पी नेट ट्रांसलेशन कर लोगे तो दिख जाएगा। तो क्या ही फर्क पड़ता है, स्टैटिक कराओ डायनेमिक कराओ, है दोनों ही 1 to 1 नेट। अगर सोचो तो एक प्राइवेट एक पब्लिक में मैप हो रहा है, बस एक क्या है स्टैटिक है और एक क्या है डायनेमिक। अब दोनों ही यूज नहीं होते। हमारे जो हम सिनेरियो की बात कर रहे थे अभी तक, उसमें दोनों ही यूज नहीं होते। क्योंकि हमारी कंपनी में अगर 1000 लोग हैं, सबको इंटरनेट चलाना है और 1000 पब्लिक आईपी खरीदने पड़े तो हम सबको पब्लिक आईपी दे देते हैं ना सीधा। फिर पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी क्यों ही चलाएं, पब्लिक खरीदो सीधे दे दो। फिर मतलब क्या रहा, फिर तो पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, सारे आईपी रहने दो केवल। तो वो हमारा एम अभी तक कभी पूरा नहीं हुआ। ये बस आपको बताने के लिए था कि डायनेमिक नेट में, स्टैटिक नेट में ऐसा होता है कि आप प्राइवेट पब्लिक करके आप ये काम कर सकते हो।
तो पहला स्टेटमेंट सेम है, पहला सीक्वेंस सेम है, नेट इनसाइड नेट आउटसाइड करना है, कॉमन है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको एसीएल बनानी है। देखो इन्होंने कौन सी एसीएल बनाई है, नेम्ड वाली एसीएल बनाई है, हमने नंबर वाली बना ली है, वो आप खुद कर लेना। ये हमने यहाँ पे इन्होंने नेम्ड एसीएल बनाई है, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड हमारे पीसी, मतलब ये नाम है एसीएल का, और जितने भी हमारे पीसीस थे सारे प्राइवेट आईपी 192.168.0 को बिलोंग करते थे, तो उसी रेंज का हमने यहाँ पे परमिट करा दिया, बाकी सारे ब्लॉक कर दिए। ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ब्लॉक होता है, ठीक है, लिखो चाहे ना लिखो इसको। उसके बाद पब्लिक आईपी जो हमने खरीदे, ठीक है, हमने जो पब्लिक आईपी खरीदे हुए हैं उनका हमने क्या बना दिया, एक पूल बना दिया, आईपी नेट पूल, नाम स्टार्ट आईपी, एंड आईपी, सबनेट मास्क। और एसीएल में जाके हमने क्या बोला कि जो भी पैकेट आपके इनसाइड इंटरफेसेस पे आते हैं उनका सोर्स आईपी एसीएल से मैच कराओ, और अगर मैच कर जाए तो उसको एक पब्लिक आईपी में क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो। मतलब ये प्राइवेट इस पब्लिक में ट्रांसलेट कर दो। तो इसका करने के बाद जब हम चेक कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या नाम है स्टेटमेंट्स में, तो हमारे इस तरीके से कुछ दिख रहा है कि अपने आप ही एक प्राइवेट पब्लिक ट्रांसलेट हो गया, और हमारे सभी लैन से इंटरनेट तक एक्सेस रीचेबिलिटी बनी हुई है। तो इस तरह के नेट को हम बोलते हैं डायनेमिक नेट, जहां पे ट्रांसलेशन डायनेमिकली होता है। स्टैटिक नेट में यही काम आपको मैनुअल करना पड़ता। दोनों ही केसेस में एन नंबर ऑफ प्राइवेट के लिए आपको एन नंबर ऑफ पब्लिक आईपी चाहिए। बस एक में क्या है, आप स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और एक में ये कॉन्फ़िगरेशन अपने आप राउटर एक प्राइवेट एक पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक में मैप कर देगा। क्वेश्चन को इसमें बताओ। दोनों ही अभी तक जो हमारा एम था इंटरनेट चलाने वाला, दोनों ही उसमें यूज नहीं होते। स्टैटिक नेट डायनेमिक नेट दोनों को ही हम यूज करके इंटरनेट नहीं चलाते। चला सकते हो बट नहीं चलाते। मतलब आप खरीदने को तो खरीद सकते हो एक एक पब्लिक आईपी अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के लिए, और सबको दे सकते हो, ठीक है, बट इट विल नॉट मेक एनी सेंस। ऐसा तो फिर कंपनी में हर एक कंपनी वाले ऐसे खरीदने, आईएसपी देगा ही नहीं पहली बात आपको आईपी, ठीक है, आपका आईएसपी जाकर बोलो 10,000 को पब्लिक आईपी चाहिए, वो देगा ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ से दे देंगे वो, इतना तो आईपी ही नहीं है। तो वो मना ही कर देंगे कि भाई, या तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग कर देंगे कि आप अफोर्ड ही ना कर पाओ। तो मतलब दोनों ही कंडीशंस में, चाहे आप स्टैटिक नेट की बात करो चाहे डायनेमिक नेट की बात करो, IPv6 में तो दे सकते हैं। IPv6 आपको देंगे, IPv से वो कहेंगे आपसे क्या भाई IPv6 ले लो, पूरा ब्लॉक दे देते हैं 64 का, आप ले लो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2। वहां नेटिंग की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे एंड टू एंड पूरा, मतलब आईएनए से लेके पीसी तक आपके पूरा पब्लिक आईपी ही रहता है, कहीं प्राइवेट आईपी आता ही नहीं है बीच में। इसलिए आपको नेटिंग चाहिए ही नहीं वहां पे। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आईएनए से लेके आपके राउटर तक कंपनी के पब्लिक है, और राउटर से नीचे आपका लैन प्राइवेट है, इसलिए बीच में क्या करना पड़ता है, नेटिंग करनी पड़ती है। IPv6 में ऐसा है ही नहीं है, इसलिए उसमें जरूरत नहीं है। स्पीड में इससे तो नहीं फर्क आता है इसमें स्पीड में? नहीं नहीं, उसका इससे कोई मतलब नहीं। अब जो हम यूज करते हैं एक्चुअली, जो हमारे इंटरनेट वगैरह में जो यूज होता है, ठीक है, जहां पे आपके एन नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एक सिंगल पब्लिक आईपी को यूज करते हुए आगे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैट। पैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या इसको नेट ओवरलोड भी बोला जाता है। तो एक्चुअल में जो नेट हम यूज करते हैं अपने इस इंटरनेट जैसे इन्वायरमेंट में, वहां पे जो नेट यूज होता है उसको हम बोलते हैं पैट। पैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये आपको अलाउ करता है कि 65,000 प्राइवेट आईपीज एक सिंगल पब्लिक आईपी को यूज करते हुए इंटरनेट एक्सेस कर सके। मल्टीपल प्राइवेट आईपीज आर मैप्ड विद अ सिंगल पब्लिक आईपी। मतलब एन नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीज के लिए हमें केवल एक पब्लिक आईपी चाहिए होगा, और उसी पब्लिक आईपी को यूज करके आपके सभी लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। बस एक छोटा सा गड़बड़ी ये है, ये एक यूजर है जिसने फेसबुक के सर्वर पे ट्रैफिक भेजा है, ये एक यूजर है जिसने गूगल के सर्वर पे ट्रैफिक भेजा है, ये एक यूजर है जिसने किसी जीमेल के सर्वर पे ट्रैफिक भेजा है। तीनों का पब्लिक आईपी तो सेम है, तो जब पैकेट वापस आएगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई किसने फेसबुक का ट्रैफिक भेजा था, किसने गूगल का ट्रैफिक भेजा था, और किसने जीमेल का ट्रैफिक भेजा था।
क्योंकि पता लगा अगर पैकेट वापस आया, फेसबुक वाले को गूगल का ट्रैफिक मिल गया, गूगल वाले को जीमेल का ट्रैफिक मिल गया, जीमेल वाले को फेसबुक का ट्रैफिक मिल गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें तो क्या है, देखो स्टैटिक नेट में क्या है, डायनेमिक नेट में क्या है, एक प्राइवेट का एक पब्लिक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिविजुअली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा पैकेट आया है 100.0.0.50 की तरफ जा रहा है, ओके, इसको ट्रांसलेट कर दो 192.168.0.11 में, और अगर 55 की तरफ जा रहा है तो इसको ट्रांसलेट कर दो 12 में, 60 की तरफ जा रहा है तो ट्रांसलेट कर दो 13 में। हमने क्योंकि या तो खुद मैपिंग करा रखी है या तो डायनेमिक नेट ने बना रखी है, दोनों ही कंडीशन में एक प्राइवेट का एक पब्लिक डेडिकेटेड आईपी है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कंफ्यूजन की बात यहां पे आएगी जब आप पैट जैसा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जहां पे आपके 65,000 प्राइवेट आईपीज एक सिंगल पब्लिक आईपी को यूज करते हुए इंटरनेट एक्सेस करेंगे, तो उन 65,000 आईपीज का जो ट्रैफिक है वो अलग अलग कैसे राउटर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका आंसर भी उसके नाम में ही है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एन नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीज के ट्रैफिक को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करता है। टीसीपी यूडीपी जो पोर्ट नंबर आपके पास होते हैं उनको यूज करके, कितने सारे पोर्ट नंबर्स होते हैं, 65,000 पोर्ट नंबर्स होते हैं, तो एक प्राइवेट आईपी का ट्रैफिक आया सेम आईपी में ट्रांसलेट होगा, 100.0.0.1 में ट्रांसलेट होगा, बट इसके लिए वो एक अलग पोर्ट नंबर यूज कर लेगा, दूसरी मशीन से ट्रैफिक आएगा, सेम आईपी यूज होगा बट उसके लिए वो कोई अलग पोर्ट नंबर यूज कर लेगा, सेम टीसीआईपी से तीसरे से ट्रैफिक आया, सेम पब्लिक आईपी यूज होगा बट उसके लिए अलग अलग पोर्ट नंबर्स को यूज करते हुए सभी के ट्रैफिक को अलग अलग आइडेंटिफाई करेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक बार कि जब हम इंटरनेट सर्वर्स वगैरह की बात करते हैं तो केवल आईपी एड्रेस के बेसिस पे यूनिकनेस नहीं बनती, आईपी एड्रेस भी काम में आता है और पोर्ट नंबर भी काम में आता है। आप ओएसआई मॉडल वाली रिकॉर्डिंग देखना उठा के, वहां पे हमने इस बारे में डिस्कस किया था। अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि जब ट्रैफिक यहां से चला, यहाँ पे रिसीव हुआ, सोर्स आईपी कितना है 192.168.0.11 है, जब पैकेट आगे निकल के गया इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हुआ और एक पोर्ट नंबर के साथ उसको मैप कर दिया गया। जब पैकेट किसी दूसरी मशीन से आया, रिसीव हुआ, सेम पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हुआ बट एक दूसरे पोर्ट नंबर के साथ मैप कर दिया गया। तो ऑब्वियसली भाई जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 1234 मतलब पहला मशीन और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 4500 मतलब दूसरा मशीन। जो काम आईपी के बेसिस पे हो रहा था अब वही काम पोर्ट नंबर के बेसिस पे हो जाएगा। पहले आईपी के बेसिस पे यूनिकनेस बन रही थी, अब आपकी मशीन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, जब पैकेट वापस आएगा तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 1234 है तो पैकेट यहां चला गया, 4500 है तो पैकेट यहां चला गया, 45,000 है तो पैकेट यहां चला गया। तो इसको बोलते पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इसीलिए है कि आपका ये पोर्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके एन नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीज के बीच में यूनिकनेस बनाए रखता है, जबकि वो सारे लोग सेम पब्लिक आईपी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा ओवरलोड क्यों बोलते हैं? और ये पोर्ट नंबर जो होता है डिवाइस का होता है, टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर जो आपके, तो वो तो फिर जैसे फेसबुक वो भी चला रहा है, हम भी चला रहे हैं। हाँ तो सोर्स पोर्ट नंबर तो अलग अलग होगा ना, सोर्स पोर्ट नंबर तो हर एक डिवाइस का अलग अलग रहता है। वही डिवाइस के आधार पर ही ना, तब हाँ पर हर एक डिवाइस के पास आपके पास रेंज रहती है 0 से लेके 65535 की। ठीक है, अब सपोज ये भी फेसबुक रन करा रहा है, ये भी फेसबुक रन करा रहा है, तो दोनों का सोर्स पोर्ट नंबर तो अलग अलग रखेगा ना। अरे दोनों का सोर्स आईपी अलग अलग है, ये पैकेट यहाँ पे रिसीव हुआ, इसको नेट करके आगे भेजना है, पब्लिक आईपी सेम हो गया बट दोनों के पोर्ट नंबर तो अलग अलग है, 1234 1235 कर देगा वो, तो रिटर्निंग ट्रैफिक सेपरेटेड रहेगा। पोर्ट नंबर के बेसिस को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ट्रैफिक जो वापस आया है उसको पहले भी भेजना है या दूसरे पे भेजना है। तो पैट को पैट बोलते इसलिए है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते इसलिए क्योंकि वो पोर्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करके सेपरेशन बनाए रखता है प्राइवेट आईपीज के बीच में, जबकि उन सभी प्राइवेट आईपीज का पब्लिक आईपी सेम होता है। और ओवरलोड क्यों बोलते हैं या इसको नेट ओवरलोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही आईपी पे सारा ट्रैफिक ओवरलोड करके भेज देता है, इसलिए इसको ओवरलोड कहा जाता है, नेट ओवरलोड। और नेट और पैट में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉरी डायनेमिक नेट और पैट में कोई डिफरेंस नहीं है।
सेम काम आपको डायनेमिक नेट में जो किया आपने सेम वही करना है आपको, बस केवल एक कीवर्ड आपको लगा देना है। मतलब आपको n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीज को एक पब्लिक आईपी में आपको ओवरलोड करा देना है। तो आपके ऊपर के 2 स्टेप तो सेम है, ऊपर के 2 स्टेप तो सेम है, सेम वही इनसाइड आउटसाइड, सेम वही एसीएल, बस कोई पूल बनाने की जरूरत नहीं है। पूल खरीदेंगे नहीं हम, क्यों खरीदें पूल? पूल की हमें कोई जरूरत थोड़ी ना है। पूल की जरूरत तो हमें तब थी, पूल की रिक्वायरमेंट तो हमें तब थी जब हमने n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी को n नंबर ऑफ पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करना था। अब तो हमें n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करना है। तो पहला स्टेप सेम, दूसरा स्टेप सेम, तीसरे स्टेप में हम पूल बना रहे थे, पूल नहीं बनाएंगे अब। सीधे क्या लिखेंगे? आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, लिस्ट का नाम क्या था? 90। अरे हमने एक्सेस लिस्ट क्या बनाई थी? 90। और पूल लिखने की जगह सिंपली क्या लिख देंगे? इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है ये? इस पे पब्लिक आईपी है FA0/1, और आगे क्या लिख देना? ओवरलोड। मतलब n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी का ट्रैफिक इस इंटरफेस के पब्लिक आईपी पे क्या हो जाए? ओवरलोड होके निकल जाए। दैट्स इट। अब देखो, अगर मैं यहां से पिंग कराऊं सक्सेसफुल, यहां से पिंग कराऊं सक्सेसफुल, यहां से पिंग कराऊं तो भी सक्सेसफुल, इस राउटर पे जाओ, ट्रांसलेशन चेक करो, नोटिस करो, इसका 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 सबका पब्लिक आईपी सेम है, लेकिन आप ये भी तो नोटिस करो कि इनके जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स अलग अलग है। तो वो सेपरेशन बनाए रखेगा। n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होकर निकल गई, और रिटर्निंग ट्रैफिक प्रॉपर आएगा। रिटर्निंग ट्रैफिक प्रॉपर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो रिटर्निंग ट्रैफिक है, देखो यहां से यहां भेजा, देखना उसी टाइम पे मैंने यहां से, तीनों लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तीनों लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तीनों लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। तीनों का पैकेट कहां पे आया? आपके स्विच पे आया। कलर याद है? ठीक है, कलर देखे रहना। इधर से ब्लू था, इधर से ग्रीन था, और इधर से आपका ऑरेंज कलर था, जो भी कलर है। कैप्चर फॉरवर्ड किया, पैकेट गया, पैकेट आगे गया, और देखना जब पैकेट वापस आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि जो ब्लू वाला पैकेट आया है वो यहाँ डिलीवर हो जाए। ठीक है, मतलब ये जो पैकेट है, ये पैकेट किसने बनाया था? इसने बनाया था। तो पैकेट आपका रिटर्निंग ट्रैफिक आप नोटिस करना, ऑरेंज वाला पैकेट किसने बनाया था? आई बिलीव इसने बनाया था। ठीक है, ग्रीन वाला पैकेट किसने बनाया था? इसने बनाया था। तो आप नोटिस करो कि वो पैकेट एक्चुअल में उधर, उधर, और आप नोटिस करो उधर ही जाएगा। मतलब उसको पता है कि जो पैकेट वापस आ रहा है उसका डेस्टिनेशन आईपी 100.0.1 ही है, लेकिन पोर्ट नंबर अलग अलग है। तो पोर्ट नंबर के बेसिस पे उसको पता है कि भाई यहां जाने वाला पैकेट इस पे ट्रांसलेट कर दो, यहां जाने वाला पैकेट इसमें ट्रांसलेट कर दो, और यहां जाने वाला पैकेट इसमें ट्रांसलेट कर दो। पैकेट में पोर्ट नंबर भी लगता है क्या सर? पोर्ट नंबर सीक्वेंस नंबर होते हैं वैसे, अब आपको विजिबल नहीं रहेंगे, बट पोर्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही ये सेपरेशन बनाया जाता है। डेस्टिनेशन पोर्ट। हाँ, मतलब पोर्ट नंबर्स को यूज करते ही वो सेशंस वगैरह या क्रिएट करता है। इसको अगर आप एक्चुअली चेक करोगे ना तो आपको, अब देखो इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं, मतलब कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप कभी आगे आओगे तो पढ़ाएंगे। जैसे अब आप पिंग कराते हो, पिंग में पोर्ट नंबर कहाँ होता है? पोर्ट नंबर तो तब होगा ना जब HTTP का ट्रैफिक भेजोगे, HTTPS का ट्रैफिक देखोगे, FTP, जब एप्लीकेशन लेयर के किसी प्रोटोकॉल का ट्रैफिक बनाओगे तब तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, तब तो पोर्ट नंबर लगेगा। तो एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके यहाँ से पैकेट भेजो, कैप्चर फॉरवर्ड करो, आगे भेजो, यहाँ पे आप चेक करना पैकेट जो इन करता है और पैकेट जो आउट करता है, ना तो इन में देखो कहीं पे आपको वो TCP UDP नहीं दिख रहा है, आउट में देखो कहीं नहीं दिख रहा है, आउट में भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअल में फिर वो नंबर क्या है? अब वो सीक्वेंस नंबर है। आईपी हेडर में एक सीक्वेंस नंबर भी होता है। अरे यहाँ पे देखोगे ना, ये आपका एक सीक्वेंस नंबर रहता है, सम सॉर्ट ऑफ, देखो आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे 8 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, वो रहता है, मतलब उसके बेसिस पे वो सेपरेट कर लेता है, बट रहेगा वो नंबर, आपको जरूर दिखाई देगा, कुछ ना कुछ आपको नंबर यहाँ पे जरूर दिखाई देगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो सेपरेशन करे। और आइडियली हम इनको पोर्ट नंबर ही बोलते हैं, आइडियली हम इनको पोर्ट नंबर ही बोलते हैं। पोर्ट नंबर के बेसिस पे जरूरी थोड़ी नहीं है कि पैकेट पे नंबर लगा के भेजो, ठीक है, वो नंबर तो आप बस मेंटेन रखो अपने टेबल में, ताकि जब पैकेट वापस आए तो आप उसको चेक करके दोबारा से वापस फॉरवर्ड कर सको।
एकदम से मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए। हाँ, मतलब वो आपको विजिबल, मतलब ऐसा रहे विजिबल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मतलब वो सीक्वेंस नंबर, अब कभी आप पढ़ोगे आगे आओगे तो आप करेंगे बात इसकी, वो सीक्वेंस नंबर वगैरह भी रखता है, सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकता है। बट एक्चुअली पोर्ट नंबर, पैट के केस में आपके पोर्ट नंबर का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। सीक्वेंस नंबर जैसी चीज को हम नहीं बोलते कि सीक्वेंस नंबर यूज करता है, क्योंकि फिर नाम पोर्ट एड्रेस है, यूज सीक्वेंस नंबर करे तो वो सेंस नहीं बनता। तो यूज वो पोर्ट नंबर ही करता है, आप पोर्ट नंबर ही बोलोगे। आप बोलोगे कि पोर्ट नंबर है, आप बोलोगे कि पोर्ट नंबर के बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करता है। तो नेट, डायनेमिक नेट और पैट में बस इतना सा डिफरेंस है। डायनेमिक नेट और पैट में बस केवल इस कीवर्ड का डिफरेंस है। डायनेमिक नेट और पैट में बस केवल उस कीवर्ड का डिफरेंस है। अगर आप ये कीवर्ड ना लगाओ ना तो ये अभी भी डायनेमिक नेट ही है। अरे एक आईपी वाला डायनेमिक नेट। अगर आप ओवरलोड कीवर्ड ना लगाओ तो आपके प्राइवेट आईपी उस एसीएल से मैच करेंगे और केवल एक आदमी को, केवल एक कैंडिडेट को, केवल एक यूजर को ये पब्लिक आईपी मिल जाएगा, FA0/0 वाला, उसका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, बट बाकी किसी का नहीं मिलेगा। इतना सा डिफरेंस है बस। तो पैट यानी कि नेट ओवरलोड हमें अलाउ करता है कि मेनी प्राइवेट आईपीज कैन सिट बिहाइंड इन अ लैन, और सभी लोग केवल एक पब्लिक आईपी यूज करते हुए इंटरनेट जैसी सर्विसेज को एक्सेस कर सके। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट बाई डायरेक्शनल होते हैं। इनसे आउट जाएगा ट्रैफिक, बाहर बैठा हुआ बंदा अंदर भी आ सकता है, सिक्योर नहीं है बिल्कुल इस बात को। अरे आपके प्राइवेट आईपी का एक डेडिकेटेड पब्लिक आईपी है और मेरे को पब्लिक आईपी पता लग गया, तो मैं बाहर से बैठ के इस पब्लिक आईपी को हिट मारूंगा तो अपने आप ट्रैफिक कहां पहुंचेगा? आपके सर्वर पे। आप एक काम करना, जब आप स्टैटिक नेट की लैब करना ना, तो स्टैटिक नेट की जब लैब कर लेना तो पैकेट यहां से यहां भेजने की बजाय उल्टा भेजना, जरा यहां पे जाना और यहां पे जाके पिंग मारना 100.0.0.50 को, जो मैंने आईपी यूज किया था। प्राइवेट को मत पिंग मारना, पब्लिक को पिंग मारना, और देखना आपका ट्रैफिक यही घुसेगा जाके सीधा, क्योंकि पैकेट राउट हुआ डेस्टिनेशन 100.0.0.50 की तरफ, पैकेट यहां पहुंचा, यहां आपने क्या कर रखा है? स्टैटिक नेट। अब स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब इन से आउट और आउट से इन दोनों जा सकता है। तो बाहर बैठा हुआ बंदा कनेक्शन अगर इनिशिएट करेगा तो पैकेट अंदर चला जाएगा। मतलब ये बाहर से बैठ के अटैकर ने आपके सर्वर पर अटैक करना था, अटैक हो जाएगा। इसीलिए अब सोचो कि अगर ये स्टैटिक नेट और डायनामिक नेट हम यूज करें अपने इंटरनेट में, और इंटरनेट पे कितने लोग बैठते हैं, कितने लेजिट लोग हैं और कितने अटैकर्स हैं, कितने हैकर्स हैं, कितने क्या हैं, तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। पैट यूनिडायरेक्शनल होता है। पैट इन से आउट जाएगा तो ही आउट से इन आ सकता है, लेकिन बाहर बैठा हुआ बंदा अगर कनेक्शन इनिशिएट करेगा तो ये राउटर उसको वहीं ब्लॉक कर देता है। तभी इंटरनेट चलाते हो तो बाहर से बैठा हुआ कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। तभी ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ओके है। मतलब पैट में क्या होता है कि इन से आउट, अगर पैकेट अगर इन से आउट गया है, ट्रांसलेट हो गया है, तभी उसका रिप्लाई एक्सेप्टेड रहेगा। लेकिन अगर पैकेट कभी इन से आउट गया ही नहीं और बाहर से बैठा हुआ कोई बंदा अगर कनेक्शन को इनिशिएट करेगा तो फिर वो आपका इसको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं वन वे नेट है। इन से आउट जाएगा तो ही आउट से इन आएगा, ठीक है, बट आउट से इन मतलब ट्रैफिक नहीं आ सकता अनलेस की ट्रैफिक इन से आउट गया ना। तो पैट और डायनामिक नेट में बस यही छोटा सा डिफरेंस है, केवल एक कीवर्ड का डिफरेंस है, ओवरलोड कीवर्ड का डिफरेंस है। और ये ना इतना करने की जरूरत थी नहीं आपको। ये आपने पूरा वो नेट का पूल वूल डिलीट मार दिया। आप रखते नेट का पूल, आप रखते, मतलब आपने 10 आईपी खरीद लिए हैं, आपने 100 आईपीज परचेज कर लिए हैं। जब आप ये कॉन्फ़िगर कर रहे थे ना, तो इसी पूल के आगे आप लगा देते ओवरलोड कीवर्ड, क्या दिक्कत थी? अरे ऐसा थोड़ी ना है कि केवल और केवल आप जो है इंटरफेस पे ओवरलोड कर सकते हो। मैं पूल पे ओवरलोड कर देता हूं। अरे मतलब इस पूल में मेरे 10 आईपी हैं, पहली बार फर्स्ट, जब तक पहला आईपी पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम दूसरा आईपी को यूज नहीं करेंगे। अरे इस पूल में 10 आईपीज हैं। पहला आईपी क्या है? 100.0.0.50। तो पहले आपकी कंपनी के सभी लोगों का ट्रैफिक इस आईपी को यूज करते हुए आगे जाएगा। जब 65,000 लोगों ने एक्सेस कर लिया है, जब हमारे इसका मतलब जो है, मतलब सारी जो कैपेबिलिटी जब खत्म हो गया, पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तब जाके किस पे ट्रांसलेशन होएगा? 51 वाले पे।
अब 51 वालों को कितना मिलेगा? 65,000 लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। तो पूल के साथ भी ओवरलोड कर सकते हो। इंटरफेस के साथ ओवरलोड करने में दिक्कत क्या है? एक आईपी है, उसी पे कर रहे हो सारा ओवरलोड। तो मैक्सिमम कितने लोग आपके जो है एक्सेस ले सकते हैं इंटरनेट का? 65,000, क्योंकि इतने ही पोर्ट नंबर होते हैं। और हमारे कंपनी में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, 70,000 लोग हैं, 80,000 लोग हैं। तो एक आईपी से काम नहीं होगा, तो 2 आईपी का पूल खरीदो, ओवरलोड कर दो। तो जब पहले 65,000 लोग पहले आईपी को यूज करते हुए इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे, बाकी बचे हुए 5,000 10,000 लोग दूसरे आईपी को यूज कर लेंगे। तो एक्चुअल में ये हमारे कंटेंट के बाहर है, अगेन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि हम एक्चुअल में ओवरलोड कीवर्ड को पूल के साथ भी यूज कर सकते थे, नेट पूल के साथ भी यूज कर सकते थे। लेकिन अगर आप ओवरलोड कीवर्ड यूज करोगे, तो जब तक पहला आईपी आपका पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक बात दूसरे आईपी पे कभी, मतलब अगर आपने ओवरलोड कीवर्ड नहीं लगाया तो 1 प्राइवेट 1 पब्लिक, 1 प्राइवेट 1 पब्लिक, 1 प्राइवेट 1 पब्लिक। और अगर आपने ओवरलोड कीवर्ड लगा दिया पूल में, तो n नंबर ऑफ प्राइवेट आईपीज, एक पब्लिक आईपी पूल में से। जब वो 65,000 हो जाएंगे, तब दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे। ये कब रिक्वायर्ड होता है? ये तब रिक्वायर्ड होता है जब आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आपके बहुत ज्यादा आईपीज हैं जिनको आपको जो है नेटिंग करवानी है, तब फिर आपका ये रिक्वायर्ड होगा। एक पूल के लिए एक पब्लिक आईपी। हाँ, मतलब डेडिकेटली एक पूल के लिए एक पब्लिक आईपी हम यूज कर सकते हैं। 2 पब्लिक आईपी खरीद लो, एक पब्लिक आईपी को एक पूल पे मैच करा लो, एक पब्लिक आईपी को दूसरे पूल में कॉल कर लो। अरे स्टार्ट टाइप एंड आईपी सेम रख देना, एक आईपी हो जाएगा वो, ठीक है। और एक एसीएल में आपने एक डिपार्टमेंट को मैच करा दिया, दूसरे एसीएल में आपने दूसरे डिपार्टमेंट को मैच करा दिया। तो एक डिपार्टमेंट के सारे लोग एक पब्लिक आईपी को यूज करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के सारे लोग दूसरे पब्लिक आईपी को यूज करेंगे। यूज केस आप जितने मन करो उतने बनाओ। इनके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड कम कर देंगे। इनके लिए क्या करेंगे, इस पब्लिक आईपी पे स्पीड अच्छी रखेंगे। ये एयरटेल वाले हैं, ये यू ब्रॉडबैंड वाले हैं। मतलब आप ऐसे सेपरेशन सिनेरियोज एंड एवरीथिंग बना सकते हो, ठीक है। मतलब वो डिप्लॉयमेंट कंपनी के राउटर में 2 आईपी पब्लिक में हाँ, चले क्यों नहीं होगा, ये लो। तो फिर वो ओवरलेट बढ़ेगा उस, मतलब नहीं इतना तो चले, कोई दिक्कत नहीं। आप राउटर वैसा लगाओ जो इतना सपोर्ट करे, जैसे हमने लगा रखा है। हमारे यहाँ पे 2 कनेक्शन हैं, एक यू ब्रॉडबैंड से है और एक आपके एयरटेल से है। ये दोनों कनेक्शन हमारी कंपनी के एक राउटर पे, सिस्को राउटर पे टर्मिनेट होते हैं। ये सिस्को का राउटर हमने एच पे लगा रखा है। अरे मतलब ये लोग कनेक्शन देके गए हमें, हमने उठा के सिस्को राउटर पे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने वही नेट वेट सब करा रखा है। ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। तो राउटर में तो 2 ही इंटरफेस है ना, 0x0 और 0x1। किसने? अब मैंने आपको ये भी तो बताया कि बाकी के आप इंटरफेस लगा सकते हो। लगा लिए हमने, लूप बैक नहीं, आप फिजिकल परचेज करके लगा लो ना, फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस का। हमने राउटर ही ऐसा लगा रखा है जिसमें 10 इंटरफेस है। हमने मतलब हम एनआईसीज परचेज करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको ऐसा रिक्वायर्ड है कि भाई एक प्राइमरी हो, एक सेकेंडरी हो, ये वो, तो फिर आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसके हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो ये यू ब्रॉडबैंड से जो कनेक्शन आया, ये एक 700 रुपए 800 रुपए के राउटर पे टर्मिनेटेड है, डी-लिंक टीपी लिंक का। यहाँ पे आया एयरटेल से कनेक्शन, ये भी हमारे हल्के फुल्के किसी राउटर पे टर्मिनेटेड है। यहाँ पे लोग नेट वेट करके चले गए, यहाँ पे लोग नेट वेट करके चले गए, जाने दो। हमने इन दोनों को कहाँ टर्मिनेट कराया, अपनी कंपनी के लैंड प्राइवेट सिस्को राउटर पे टर्मिनेट कराया, ठीक है। यहाँ पे हमने, अब समझना इसको, यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट राउट डाला, यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट राउट डाला, बट इसकी एडी वैल्यू बढ़ा दी है। तो हमारा सारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा, इधर। कहाँ से नेट होगा, इधर से। जब ये डाउन होगा तो दूसरा स्टैटिक राउट, उधर भी तो नेट हो ही रहा है ना। तो मतलब आपको डिजाइन अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, और डिजाइन एडजस्ट करोगे तो फिर आपको दूसरी तरह के राउटर एंड एवरीथिंग नो डाउट लगाने पड़ेंगे। यू प्रोवाइडर कौन है, लोकल वाला? यू ब्रॉडबैंड, हाँ लोकल सर्विस प्रोवाइडर यहाँ का है, इसी पुणे आसपास के एरिया में चलता है। सही है, मतलब बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर है, नो डाउट। सर्विस ठीक ठाक देता है, डाउन होता है नो डाउट, ठीक है, बट ओवरऑल सर्विसेज अच्छी मिल जाती है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एयरटेल जियो से तो कॉस्टली। एयरटेल जियो का जो फाइबर कनेक्शन है वो बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लोगे तो कॉस्ट के हिसाब से भी सस्ता है और स्पीड के हिसाब से भी बढ़िया है। बट इस मतलब जब हम बात करते हैं बहुत मतलब थोड़ा हाई स्पीड एंड मतलब लो कॉस्ट की, तो फिर ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर थोड़ा सही चल जाते हैं। और यू ब्रॉडबैंड आइडिया ओन करता है आज के टाइम में। पहले यू ब्रॉडबैंड अकेले था, आज के टाइम पे वोडाफोन आइडिया ने इसको एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मतलब अब समझ जाओ वो जो सर्विस प्रोवाइडर की बात हो गई, ठीक है। तो मतलब वो वैसा है कि प्लान्स एंड एवरीथिंग सब ओके हैं, मतलब कम्पिटिटिव हैं।
तो हमने दोनों ले रखे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ एक्चुअली 4-5 इंटरनेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अलग है, लैब के लिए अलग है, और लैब के लिए अलग है। ये तो जो आप लैब में जो लोग बैठते हैं उनके लिए अलग है, जो लैब है अंदर सर्वर एंड एवरीथिंग उसके लिए अलग है। तो 4-5 इंटरनेट कनेक्शन हैं और केवल 2 ही, जियो ब्रॉडबैंड और एयरटेल। तो डिजाइन आपको फिर अपने हिसाब से करना पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर आपके बहुत ज्यादा प्राइवेट आईपीज हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप इंटरफेस पे ओवरलोड कराओ, आप पूल के साथ भी ओवरलोड करा सकते हैं। और सोर्स नेट में कभी डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेट नहीं होता है। सोर्स नेट का नाम है सोर्स नेट, तो सोर्स आईपी ही ट्रांसलेट होगा ना। सोर्स नेट में डेस्टिनेशन आईपी केवल कब चेंज होता है, जब पैकेट वापस आ रहा होता है। अरे पैकेट यहां से गया, सोर्स आईपी प्राइवेट आईपी था, इसमें चेंज हो गया, वो पब्लिक आईपी में चेंज हो गया। जब पैकेट वापस आएगा तो वही सोर्स आईपी क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी, और वो आपके पास प्राइवेट आईपी में चेंज कर दिया जाएगा। तो कहता है कि सोर्स नेट के केस में डेस्टिनेशन आईपी केवल तब चेंज होता है जब पैकेट आउट से इन आ रहा हो। जब पैकेट रिटर्न आएगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेंज हो जाएगा किसमें, प्राइवेट आईपी में। अदरवाइज सोर्स नेट का नाम सोर्स नेट है तो सोर्स आईपी ट्रांसलेट करेगा ना, डेस्टिनेशन आईपी क्यों ट्रांसलेट करेगा। तो कहता है कि सोर्स नेट में आपका जो डेस्टिनेशन आईपी है वो केवल तब चेंज होता है जब पैकेट रिटर्न आ रहा हो। क्यों? क्योंकि जब पैकेट रिटर्न आ रहा होगा तो हमारा सोर्स आईपी ही डेस्टिनेशन आईपी होता है। जब मैं पैकेट भेजूंगा तो मैं सोर्स हूं, आप डेस्टिनेशन। जब आप मेरे को रिप्लाई दोगे तो आप सोर्स, मैं डेस्टिनेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मतलब जाते वक्त भी मेरा आईपी ही चेंज हुआ था, आते वक्त भी मेरा ही आईपी चेंज होगा। तो वेरिफिकेशन कमांड्स आपको बता दी गई। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, एक और कमांड देख लो, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स। ये कमांड कहती है कि आपके कितने बार नेट हुआ, नहीं हुआ, मिस हुआ, क्या है क्या नहीं, वो आपको दे जाएगा। इनसाइड इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस, 17 टाइम्स नेट हुआ है, 3 बार 33 टाइम्स नहीं हो पाया है, ठीक है, इतने ट्रांसलेशन होके एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ से दिख जाता है। तो नेटिंग में यही था जो हमें लास्ट टॉपिक कवर करना था। तो ये 3 तरह के नेट हैं जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है। समझ में आ गया होगा कि आपके इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेट हमारा काम में आता है वो होता है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये आपका राउटिंग वाला जो पार्ट है ये आपका डन है। IPv4 की राउटिंग एंड नेटिंग का जो पार्ट था वो डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्विचिंग रहेगा। स्विचिंग जाने से पहले एक बार देख लेते हैं जो छूट गया था। याद होना चाहिए आपको कि हम पार्ट 1, याद होगा आपको कि हम पार्ट 1 पूरा डिस्कस कर चुके थे। TCP/IP चैप्टर नंबर 1 पूरा आपके पास कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 2 में UTP केबल, फाइबर ऑप्टिकल, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया था, चैप्टर नंबर 2 हो गया था। चैप्टर नंबर 3 में आपके राउटिंग का कॉन्सेप्ट था, ये डन हो गया था। ये तीनों चैप्टर हो गए थे। चैप्टर नंबर 4 हो गया था। चैप्टर नंबर 4 में आपकी कमांड लाइन इंटरफेस बताई गई थी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्विच पे बताया था, हमने राउटर पे पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आप सेम कमांड्स को स्विच पे एक बार चला के देख लेना, नहीं तो अब अगला टॉपिक तो हमारा स्विचिंग का ही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 नहीं हुआ था। चैप्टर नंबर 5 आपके लैन स्विचिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमने नहीं कवर किया। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 छोड़ दिया आपने। चैप्टर नंबर 6 आपके पास था बेसिक स्विच मैनेजमेंट। इसमें क्या है, वो CLI कमांड, यूजर नेम, पासवर्ड सब कर चुके हैं, हमने राउटर पे किया। आप ये कमांड स्विच पे बताता है। जब हम कल स्टार्ट करेंगे स्विचिंग तो पहले वही सारी कमांड स्विच पे भी चला के देखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका हो गया। स्विच को भी आईपी एड्रेस देना पड़ता दे देते हैं, दे सकते हैं। है, जितना पोर्ट है उसमें सब। नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आईपीस कैसे देते हैं, क्या है क्या नहीं, मतलब इसमें इस यूनिट में चैप्टर नंबर 5 छोड़ के हमने बाकी सब कर लिया था। हालांकि हमने सारा काम राउटर पे किया था, ये सारे काम को स्विच पे कराते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 अगर हम छोड़ दें, चैप्टर नंबर 3 ये पूरा छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये स्विचिंग पे फोकस करता है। चैप्टर नंबर 4 IP4 मतलब पार्ट 4 IP4 एड्रेसिंग सबनेटिंग डन हो गया। चैप्टर नंबर 5 राउटिंग एंड एवरीथिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, डन हो गया। इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें आपकी क्या नाम है, राउटिंग हमने शायद OSPF कर लिया था, बस वो विलैन वाली राउटिंग हमने नहीं करी। ये आपका आएगा, स्विचिंग का पार्ट है तो ये आगे कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें IP4 स्टैटिक राउट, पिंग, ट्रेस, टेलनेट, SSH, ये सारी चीजें आपकी हो गई थी। OSPF हमने कंप्लीट कर लिया। IPv6 नहीं किया, वायरलेस नहीं किया, मतलब इसके अलावा बाकी इस बुक के
जो चैप्टर्स थे ये हमने कवर कर लिए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, या ये हमारा बुक नंबर 2 का पहला पार्ट ACL डन है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, पहले इन्होंने TCP/IP के बारे में बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो आपको प्रोटोकॉल ब्लॉक करने हैं, तो इन्होंने पहले TCP/IP समझाया फिर से कि TCP/IP पढ़ लो, पोर्ट नंबर से याद कर लो, वेब सर्वर जाना है तो 80 होगा, ये होगा, वो होगा। फिर उन्होंने ACL को यूज करते हुए ब्लॉक करना बताया कि बेसिक IPv4 एक्सेस लिस्ट पहले देख लो, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, फिर एडवांस एक्सेस लिस्ट में वही ये थोड़ा सा वही सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, पोर्ट नंबर एंड एवरीथिंग के हिसाब से ब्लॉक करना। तो ये पार्ट नंबर 1 आपके बुक, सेकंड बुक का ये डन है। उसके बाद अगर हम देखें DHCP डन है। DHCP के बारे में हमने प्रैक्टिकली कवर कर लिया जो कवर करना था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो नेट कहाँ चला गया, ये रहा नेट आपका। पार्ट नंबर 3 में नेटिंग का जो चैप्टर नंबर 10 है ये आपका डन है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 एक बार आप पढ़ लेना, क्यों नेट की जरूरत पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट था, वो सब हमने एक बार कवर कर लिया। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 12 में FTP, TFTP, SNMP के बारे में हमने डिस्कस किया। SNMP की हम कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेंगे बाद में, ठीक है। बट ये वाला पार्ट भी आपको ऑलमोस्ट डन है। तो अभी हमने आज जो हमने कवर किया वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 10 में सेकंड बुक के CCNA 200-301 सेकंड बुक जो आपके पास है उसमें आपके चैप्टर नंबर 10 में आपको नेट मिल जाएगा, और पहले ही चैप्टर में आपको मिलेगा आपका एक्सेस लिस्ट, ठीक है। तो मतलब आपका IPv4 वाला पार्ट डन है। अब हम इसी बुक में फोकस करेंगे आपके ये स्विचिंग वाले पार्ट पे। मतलब ये 2 पार्ट के खत्म होते ही एक बुक तो खत्म हो जाएगी। मतलब दो ही टॉपिक लास्ट के बचेंगे, IPv6 और वायरलेस। तो एक तो पूरी बुक ही खत्म हो जाएगी आपकी। मतलब अगला पार्ट जो हमारा फोकस करेगा वो आपके स्विचिंग पार्ट पे फोकस करेगा। तो नेट तक जो भी आपके पास है वो आप एक बार कंप्लीट कर लो। राउटिंग पार्ट आपका ऑलमोस्ट डन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो स्विचिंग का हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक कि अभी हमारे पास 2 दिन है इस वीक में, तो बेसिक स्विचिंग फंडामेंटल हमारे डन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम स्विचिंग फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीक में मतलब स्विचिंग पार्ट फिनिश हो जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो स्विचिंग में हमें बस बेसिक कुछ चीजें देखनी है। मतलब आप देखो, जैसे मुझे पूरा आपको नहीं बताना कि कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, क्या कमांड, क्योंकि वो सब ऑलरेडी राउटर का पार्ट होता है। जो राउटर में है वही स्विच में, iOS सेम है। तो मैं आपको बस करके दिखा दूंगा कि अच्छा आपको अगर स्विच एक्सेस करना है तो ऐसे एक्सेस करना है, यही पासवर्ड है, वही सेम यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, सब। तो एक बार सारी कमांड्स को रिवाइज करेंगे, और फिर मतलब 1-2 दिन में हम ये बेसिक्स कवर करके फिर हम बात करेंगे आपके जो स्विचिंग के जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, सच एज VLAN, STP, इन सब चीजों की। VLAN और STP ही 2 टॉपिक हैं जो आपके स्विचिंग में मेजर है। तो वही करते समय सारा कमांड चल जाएगा। हाँ मतलब हाँ, नहीं वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि STP एंड एवरीथिंग में सब एक्चुअली देखो स्विचिंग में क्या है, सब ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहता है। राउटिंग में तो फिर भी हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, स्विचिंग में सब कॉन्फ़िगर्ड है। मतलब जैसे STP चलता रहता है, VTP चलता रहता है, DTP चलता रहता है। आपको बस केवल समझना है कि वो कर क्या रहा है। समझने में कितना टाइम लगेगा? थियरी है, मतलब मोर लाइक, मतलब अभी क्या है, मोर थियरी लेस लैब है। अभी तक तो आपकी फिर भी लैब थी। अब स्विचिंग वाले पार्ट में आपको थियरी थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लैब लिमिटेड है, कम है। जहां पहले आपके मतलब समझ लो 60-40 का रेशियो था, 60 लैब 40 थियरी, अब उल्टा हो गया, 40% थियरी रहेगी, 60% 40% लैब रहेगी, 60% आपकी थियरी रहेगी। तो स्विचिंग इसीलिए जल्दी खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे।